तो आज सेकेंड डे है मार्केट्स का और ये हफ्ते का आखिरी दिन है जब बाजार अपने आप में काफ़ी बेहतर नोट पे है और जो कंसोलिडेशन 10 दिन से नहीं टूटा, मार्केट ने कल 10 मिनट में तोड़ के दिखा दिया। 24,500 का लो भी टेस्ट कराया, 25,000 भी एक ही सेशन में दिखाया। ये बाजार की खूबसूरती है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो सबका योग, सबका साथ, सबका विकास शामिल था। कल बैंक और आईटी की आपस की राइवलरी काम नहीं आई। कल आईटी भी डेज हाई बंद हुआ तो बैंक भी डेज हाई बंद हुआ। बची कुछ कसर रिलायंस ने पूरी कर दी। तो कल जबरदस्त मोमेंटो मार्केट्स के अंदर बना और फिर से सोमवार वाला रिपीट सेशन, करीब 50% सेशन कल के मार्केट्स के अंदर वापस फिर से होता हुआ दिखा। ये बाजार स्ट्रांग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाजार लाइट था, चलना स्वाभाविक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सारी चीज़ें ग्लोबल मार्केट्स के छत्र तले हो रही हैं, जहां से आपको संकेत काफ़ी बेहतर मिल रहे हैं। इसी कार्यक्रम में बहुत कुछ आपके सामने रखेंगे। गिफ्ट निफ्टी 101 अंक के शुभ आंकड़े के साथ अभी आपको दिख रहा होगा और 25,000 के ऊपर हम सेकेंड डे है जब हम काम करेंगे। मेरे दोनों सहयोगी मानसी और अभिषेक भी मेरे साथ बने रहेंगे। अगले 2.5 घंटे कार्यक्रम लंबा है तो इसलिए आप भी थोड़ा हमारे साथ बने रहेगा। इसके अंदर मेहमानों को हम कनेक्ट करेंगे, महारथी मेहमान भी होंगे, ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स, खबरों वाले शेयर्स, बहुत कुछ है। क्या क्या बताएं आपको, यानी कि जो आप सोच सकते हैं वो सब कुछ आपके लिए डी कोड करके रखने की हमारी तरफ से कोशिश होगी। यहाँ पे एक एक करके सारे पॉइंट्स रखते जाएंगे। पहले ग्लोबल मार्केट्स हमेशा की तरह होगा। विंडोज़ लेके आइए जरा, 4 विंडोज़ जो अहम विंडोज़ होती हैं, उससे आपको एक रफ पैटर्न पता लग जाएगा कार्यक्रम का कि हाँ कार्यक्रम बढ़ेगा कैसे आगे। तो पहली पारंपरिक तौर पर यूएस मार्केट्स का आंकड़ा आपको दिखेगा वहाँ पे और गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर दिख रहा है। एफआईएस की कैश मार्केट में कल 5,000 करोड़ रुपए की खरीदारी हुई है। 5,000 करोड़ तो कैश में खरीदा है और उनकी होल्डिंग्स भी 5% से ज़्यादा बढ़ी है। ये भी मैं आपको थोड़ी देर में इसका पूरा डिकोडिंग करके दे दूंगा। क्रॉम्पटन, LIC हाउसिंग के बढ़िया नतीजे बताए जा रहे हैं। आज भारतीय एयरटेल में एक ब्लॉक डील लगेगी, सिंगटेल माल बेचेगा इसके अंदर, तो ये डिस्काउंटिंग पे हो रही है, ज़्यादा बड़ा डिस्काउंट नहीं है, 3-4% का डिस्काउंट है। इसके अलावा आज BHEL, डिलीवरी, शिपिंग कॉरपोरेशन, GIC ऐसी बड़ी कंपनीज के नंबर्स भी आएंगे। तो नंबर्स का रिएक्शन आज आप स्टॉक्स पे ज़रूर देखेंगे और ये मार्केट दिखा रहा है, प्रूव करवा रहा है। 50 में से करीब 38 शेयर जो है निफ्टी के आए हैं, उसमें से ज़्यादातर शेयर्स के नंबर्स अच्छे ही आए हैं। ये विंडोज़ हमने आपके सामने रख दिया। अब हम कार्यक्रम को थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हैं और मानसी कार्यक्रम को ले जा रही हैं आगे। बिल्कुल, ये बड़े संकेत इस वक्त और इन्हीं संकेतों के इर्द गिर्द बाजार की चाल आज के सत्र में देखने को मिलेगी। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, काफी एक्शन पैक ये हफ्ता पूरा का पूरा। मार्वेलस मंडे इस हफ्ते की शुरुआत में हमने देखा। इनफैक्ट इस हफ्ते दोनों तरफ के मार्केट पार्टिसिपेंट्स को बाजार जो है अपॉर्चुनिटी दे रहा था। उसके बाद 2 दिन के कंसोलिडेशन फेज के बाद कल हमने देखा थंडरिंग थर्सडे और आज क्या फैंटास्टिक फ्राइडे होगा या नहीं, इसी पर सभी की नजर होगी। कल के कारोबारी सत्र पर FIS-DIS के एक्शन पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन विदेशी बाजार के संकेतों की अगर बात करें, मिले जुले संकेत इस वक्त कहे जाएंगे विदेशी बाजार से। और सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इंडिकेशंस की अगर बात करें, करीब 100 अंकों की मजबूती के साथ गिफ्ट निफ्टी इस वक्त हरे निशान में ट्रेड करता हुआ। तो कल भारतीय बाजार की तेजी के साथ क्लोजिंग 25,000 के आंकड़े को पार करते हुए भारतीय बाजार, और आज अगर गिफ्ट निफ्टी की माने तो 100 अंकों की मजबूती के साथ खुलने की तैयारी हो सकती है। इस बीच एशियाई बाजार की अगर बात करें, एशियाई बाजार की तरफ से आप देखेंगे करीब चीन, जापान, हांगकांग के बाजारों में आधे से 1% की गिरावट जरूर देखने को मिल रही है, तो वहां से मिक्स सेटअप जरूर। और यूएस के मार्केट्स की अगर बात करें, बीती रात तो ओवरनाइट हमने जो देखा एक्शन वहां पर भी था। ऑल इन ऑल S&P 500 और नेस्डैक लगातार डाउ जोन्स को आउट परफॉर्म करते हुए, लेकिन कल नेस्डैक शांत बैठा था। S&P 500 की तरफ से मजबूती, वहीं डाउ जोन्स में अच्छा खासा एक्शन। लेकिन ग्लोबल सेटअप विस्तार से एक बार अभिषेक से समझेंगे, उसके बाद FIS के आंकड़े, DIS के आंकड़े, FIS की मजबूत खरीदारी और साथ ही इंडेक्स स्ट्रैटेजी पर भी विस्तार से बातचीत होगी। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। ग्लोबल बाजार से वैसे मिले जुले संकेत, लेकिन नैस्डैक को अगर छोड़ दीजिएगा, अमेरिकी बाजार में ठीक ठाक कल कामकाज देखने को मिला। मानसी, गुड मॉर्निंग। हाँ देखिए, नेस्डेक लगातार 6 दिन से चल रहा था, तो एक पॉज लेना लाजमी भी है, होना भी चाहिए। एक तरफा बाजार का चलना भी ठीक नहीं होता है। और डाउ में 2 दिनों की जो गिरावट है, उसके बाद एक रिबाउंड का सेशन कल हमने देखा। शुरुआत वीक हुई थी, लेकिन दिन के लोअर लेवल से करीब 550 अंकों के आसपास रिकवरी रही। हालांकि अमेरिका में हेडलाइन इंडेक्स को लेकर बहुत ज़्यादा रीड करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब वो मार्केट भी अब किसी बड़े और नए ट्रिगर का इंतजार कर रहा है।
होलसेल प्राइस इंडेक्स के वहां पर आंकड़े जरूर आए और मार्च के मुकाबले अप्रैल में आधे % थोक महंगाई दर भी घटी है, लेकिन कोई बड़े क्यूज चाहिए यहां से। एक देखिए, एक स्टेटमेंट अमेरिका में काफी चर्चा में है। वहां का बहुत बड़ा बैंक है जेपी मॉर्गन चेज और उसके सीईओ हैं जेमी डिमॉन। पहले भी हम उनके कमेंट्स को बहुत ही गंभीरता के साथ चर्चा करते रहे हैं और कल उन्होंने कहा है कि अमेरिका और चीन के बीच में सुलह हो तो गई है, लेकिन जो रेसेशन की जो आशंका है वो ऑफ द टेबल नहीं है, अभी भी वो चिंता कायम है। उन्होंने ये भी कहा कि सुलह के बावजूद अभी मंदी की जो संभावना है वो काफी ज्यादा गंभीर है। तो इस बयान की काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। आपको याद होगा कि हम 2-3 दिन पहले बता रहे थे कि जेपी मॉर्गन ने जो मंदी की जो आशंका है उसको 50% से घटा के 35% कर दिया। अब जेमी डिमॉन ने यह भी कहा कि उनके अपने ही बैंक के जो इकोनॉमिस्ट हैं उनकी राय ठीक है कि वहां पर मंदी कम होने की वो उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि नहीं, अभी चिंता वहां पर कायम है। और पिछले साल के मुकाबले अमेरिका में जो सामान आ रहे हैं उन काफी ज्यादा पैसे लोगों को चुकाने पड़ रहे हैं, वो इन्फ्लेशन को फ्यूल करेगा और वो इकोनॉमी को भी डैमेज करेगा। तो ये आशंका उन्होंने जाहिर की है। एशियाई बाजारों की अगर हम बात करें मानसी, तो आज हम देख रहे हैं कि मिक्स्ड क्यूज वहां से भी हैं। हालांकि कोई भी बाजार ऐसा नहीं कि आपको वहां पर बहुत पॉजिटिव संकेत देगा। निकेई की बात करें जो कि जापान का इंडेक्स है, वहां पर हम लगातार तीसरे सत्र में कमजोरी देख रहे हैं। जापान के थर्ड क्वार्टर के जीडीपी के नंबर आए हैं मार्च तिमाही के और 0.2% की गिरावट आई है जीडीपी में और ये एक साल में पहली गिरावट है। नोटिस करने वाली चीज ये है कि जापान के एक्सपोर्ट में काफी ज्यादा डेंट आया है और उसके चलते नंबर्स पर ये असर दिखा है। बाकी आप हांगकांग के बाजार को देखिए, वहां पर भी कमजोरी है। चीन के बाजार, कोरिया के बाजार वो सपाट कारोबार कर रहे हैं। एक और चीज अगर आप कमोडिटीज में देखेंगे तो कमोडिटीज में क्रूड में थोड़ी सी नरमी आई है, 1.5-2% के आसपास की, $64 के आसपास के क्रूड के भाव हैं। और उसके पीछे की वजह यह है कि दोहा में है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कतर के दौरे पर हैं। उन्होंने ये कहा है कि ईरान के साथ उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर गंभीर बातचीत हो रही है और वो चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म पीस हो। ईरान की तरफ से भी कमेंट आया है, वहां के जो टॉप लीडर हैं, जो सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये जो समझौता अगर होता भी है तो ये बहुत ही शर्तों के साथ होगा और ईरान पर जो सैंक्शंस लगे हैं, जो प्रतिबंध लगे हैं आर्थिक, उनको हटाने पड़ेंगे। तो देखते हैं कि क्या कुछ होता है। मेरा फिलहाल जो बयान है वो सकारात्मक जरूर दिखाई दे रहे हैं। सोने की बात करें तो सोना एक रेंज में है, थोड़ी सी बाइंग जरूर आई है लोअर लेवल से। $3225 के आसपास के सोने के भाव हैं। ओवरऑल संकेत मतलब नेगेटिव नहीं है, थोड़े से रिलेटिवली हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव जरूर है भारतीय बाजारों के लिए। और इसी के चलते हम गिफ्ट निफ्टी को भी देख रहे हैं कि करीब 100 अंकों पर आज कारोबार कर रहा है। कल का एक्सटेंशन यहां हो सकता है। बेहतरीन आंकड़ा आया है एफआईज की तरफ से, 5,500 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग आई है, उसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे। और निफ्टी बैंक को लेकर आपको बेहतरीन तरीके से गाइड करेंगे। एक्सपर्ट थोड़ी देर में जुड़ेंगे, उनसे बेहतरीन हम ट्रेडिंग की रणनीति भी आपके लिए समझेंगे। ये आंकड़े जो ट्रेंड है एफआईज वगैरह के कैश में, वो आपके स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहे हैं पिछले करीब 10 सत्र के आसपास के। लेकिन भी कल जिस रफ्तार से बाजार भागा, स्पेशली इन द सेकेंड हाफ, ये पक्का हो गया था कि बिना एफआईज के सपोर्ट के नहीं भाग रहा है। और शाम को जब आंकड़े आए तो ये पता चल भी गया कि नहीं, बड़ी मात्रा में बाइंग की है। क्या लगता है आपको, ये बाइंग सिर्फ एक दिन की नहीं होगी, अभी अगले कई दिन तक हम देखेंगे? देखिए, इसमें बड़ा क्रेडिट एफआईज को दे सकता हूं कि उनकी ही वजह से मार्केट्स इस पूरे जो द्वंद्व हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में ना केवल खड़ा रहा बल्कि उसके बाद से और चला। आप इस किससे अंदाज़ा लगाएंगे? आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगाइए कि जो 10 दिन में नहीं हुआ वो कल 10 मिनट में हुआ। और 10 मिनट में मार्केट ने उस रेंज को भी ब्रेकआउट दे दिया जिस रेंज के अंदर वो सेकंड बार फंसा। ठीक है, पहली रेंज क्या थी? 24,000 से लेकर 24,400 वाली रेंज, फिर वो तो एक ही बार में पार हो गई थी। सीधा 24,000 से 25,000 पहुँचे थे मंडे वाली कैंडल्स के अकॉर्डिंग। फिर आप धीरे धीरे करके नीचे आए, 24,500 आपने कल का लो बनाया और फिर से आपने इसको भी पार करके वापस 25,000 पहुँच गए। यानी कि जो सोमवार का आसपास का लेवल था, कल उससे भी ज़्यादा का लेवल थर्सडे में आ गया। दिन कितने लगे? सोम को आपने देखा, मंगल को आप पीछे हटे, बुध को थोड़ा और पीछे, बृहस्पति को फिर से अचीव्ड। तो आप इसी से एग्रेशन ऑफ अ मार्केट कैसे, मैं आपको बताऊं पर जो एग्रेशन ऑफ अ मार्केट है वो एफआईज के पैसे से ही बनता है, आता है और होता भी है। ये आपने कई बार पहले देखा है। जब एफआईज नहीं होते, मान लो इसी प्रोसेस को मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन में डाल देता हूं, मान लो इस सिस्टम में अगर उस समय एफआईज नहीं होता, डीआईज ने बहुत अच्छा काम करके बाजार को रोका,
बाजार को अच्छे से सपोर्ट भी दिया, लेकिन जो एग्रेशन आता है मार्केट में वो एफआईज की होल्डिंग से आता ही है। अभी आप कैश मार्केट्स का बारे में बता रहे थे कि 5,000 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी हुई है। ये वो नंबर्स लिखे हुए हैं 2 मई से लेके 8 मई के बीच में, और उसके बाद फिर 9 मई से लेके 15 मई के बीच में। तो आप इसमें देखेंगे सिर्फ 2 लाल निशान आपको दिखेंगे, 9 मई और 13 मई। 13 मई का नंबर तो भी काफ़ी छोटा है, 1,000 करोड़ से कम का भी है। तो अगर आप 2 मई से इंट्राडे चार्ट भी डाल देंगे ना निफ्टी को, तो आप देखेंगे कि भले साइडवेज रहे, क्योंकि उस समय एफआईज तो खरीदारी कर रहे थे बट हम वॉर के अंदर थे, है ना। तो जैसे ही वो कंप्लीशन हुआ, एफआईज का जो रखा हुआ पैसा उसने अपना रंग दिखाना शुरू किया और आपको उठा के वापस से 25,000 के ऊपर लेके आ गया। तो ये बैक टेस्टेड फॉर्मूलाज हैं। अभी मैंने आपके सामने ऑनलाइन ही, ऑन एयर ही प्रूव कर दिया है सारा पॉइंट। अब आ जाते हैं कि और एफआईज के अंदर नोटिसेबल चीज़ें क्या क्या हैं। पहला पॉइंट, रिटेल के पास होल्डिंग 50% के आसपास की है। देखिए, जब भी रिटेल 50% के आसपास की होल्डिंग रखता है, इससे थोड़ी कम रखता है, तो एफआईज की मनी जो भी होती है, जो भी उसके अंदर लॉन्ग होल्डिंग्स होती है, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़ोर का आता है। मान लो मैं इस रिटेल का पार्टिसिपेशन को 65% कर दूं, उस समय अगर एफआईज खरीदेगा ना तो वो नील एंड वाइड हो जाता है। उस समय क्या होता है, रिटेलर्स उसको डाइल्यूट कर देता है, ब्लेंड कर देता है। लेकिन रिटेलर्स की पोजीशंस अगर कम होगी और इंस्टीट्यूशंस की पोजीशंस का वेटेज अगर सिस्टम में ज़्यादा होगा तो बहुत ज़ोर से हिट करेगा। तो ये हिट हुआ है। एक और चीज़ जो कल मार्केट में एफआईज ने नोटिस की, आपने देखी होगी कि जब भी एफआईज कैश में, इंडेक्स ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में बाइंग करेंगे तो टिपिकली आप ओपन इंटरेस्ट में भी लॉन्ग पोजीशंस देखेंगे। कल एग्जैक्टली यही हुआ। एक बार वो टेबल दिखा पाएंगे जिसमें ऑप्शंस का नंबर लिखा होता है, फ्यूचर्स का नंबर और कैश का नंबर लिखा है। अगर आप वो चेक करेंगे तो सभी जगह आपको प्लस दिखेगा, और ओपन इंटरेस्ट में भी प्लस हुआ, लॉन्ग पोजीशंस में भी प्लस हुआ। तो बाजार आज कैसे 100 पॉइंट नहीं ऊपर होता, ये आपकी स्क्रीन पर है। फ्यूचर्स के अंदर 4,000 करोड़ रफ 6500 करोड़ रुपए ऑप्शंस के अंदर, 5,000 करोड़ रुपए कैश के अंदर, और 45% की लॉन्ग पोजीशंस इन होल्डिंग्स में अंदर हुई है। तो कैसे आज 113 पॉइंट आपको ऊपर नहीं दिखते? अगर ये नीचे भी होता ना तब भी आपको बाजार ऊपर ही खुलता हुआ दिख जाता। बट एनी हाउ, ये एक रफ पॉइंट है, मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया। डीआईएस की होल्डिंग भी है 62% के आसपास की, तो वो भी अपनी पोजीशंस को लेके बैठे हैं। ध्यान रखा जाए, एक पॉइंट के साथ मैं कंप्लीट कर देता हूं। डीआईएस ने 78% से अपने आप को कम करके 62% किया है, यानी कि इस बड़ी रैली के अंदर डीआईएस ने थोड़ा बहुत माल बेचा है, वो वापस कैश पे जा रहे हैं, है ना। धीरे धीरे करके जा रहे हैं, 78 से 62 वो हैं, धीरे धीरे करके कैश पे जा रहे हैं। बट अभी भी काफ़ी बड़ा हिस्सा उनका मार्केट्स में लगा हुआ है। ये बताने के लिए सफिशिएंट है कि डीआईज, एफआईज और रिटेल जितना हिस्सा होना चाहिए उन सब का उतना हिस्सा है। मार्केट काफ़ी कंफर्ट जोन के अंदर है। बाजार में है कंफर्ट। कल अच्छी तेजी हुई है, और अच्छी चीज़ ये है कि भारत के मैक्रोस तो पहले अच्छे थे, अब ग्लोबल संकेत भी सपोर्ट करने के लिए आगे हैं, और एफआईज भी दिखा रहे हैं इंटेंट कि नहीं, उन्हें भारतीय बाजारों में अच्छे मौके दिख रहे हैं। 5,500 करोड़ रुपए की कैश में बढ़िया बाइंग हुई है। 400 अंकों की तेजी रिम्पिकल हो गई। शॉर्ट कवरिंग वाला एक सहारा भी था। आज एक नया सत्र, हफ्ते का आखिरी दिन भी है, ये शुक्रवार का आज थोड़ा मूड होगा बाजार में। आज की रणनीति क्या होनी चाहिए? ये गिफ्ट निफ्टी दे तो रहा है कि नहीं गैप के साथ 100 अंक ऊपर खुलेगा, लेकिन कोई बहुत ज्यादा खास गैप है नहीं। क्या उसके बाद भी खरीदना है, और आप टारगेट्स क्या देख रहे हैं, और अब सपोर्ट लेवल कहां पर आ गए हैं? देखिए, एक ही दिन के अंदर 24,500 भी लगा और 24,800 भी एक ही रेंज में टूटा। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप जितने भी मेहमान कल आए उन सभी ने बोला, परसों बोला, तरसों बोला, उससे पहले भी बोलते रहे कि फिलहाल आप बाइंग ऑन डिप्स करना। देखो, मैं आपको थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलता हूँ। इसी समय कल 8:15 पे हमने 3 पॉइंट आपके सामने रखे थे, और हमें बड़ी हैरानी होती है कई बार कि वो तीनों पॉइंट्स मार्केट ने एक ही दिन में हिट कर दिए। पहला पॉइंट ये रखा था कि बाजार काफ़ी लाइट है, उड़ा सकता है, उड़ा दिया कल उसने, देखा भी नहीं आपको। दूसरा पॉइंट ये रखा था कि 12 बजे के बाद ही मोमेंटो आएगा, आप टाइम चेक कर लो, 12:22 के बाद ही एकदम से तेज़ मोमेंटो बना। और तीसरा पॉइंट ये रखा था कि मार्केट के अंदर 24,800 ही ब्रेक होते हुए उसके बाद एक ज़ोरदार मोमेंटो आएगा। 24,800 ब्रेक होते हुए 200 पॉइंट तो मार्केट ने 10 मिनट में जोड़े। और एक और पॉइंट भी रखा था कि 24,500 मार्केट का सपोर्ट एरिया है, इस गैप के लोअर पे पकड़ो, ऊपर बेचो, ऊपर शॉर्ट करो, नीचे खरीदो। ये बात आपके सामने हमने रखी थी। आपको पता है कल लो कितना है मार्केट का, निफ्टी का? कल 24,494 का लो है।
यानी कि एग्जैक्टली 24,500 पे। हमें कई बार बड़ी हैरानी होती है कि जो लेवल्स, जो डाटा हम आपके सामने रख रहे हैं, एग्जैक्टली मार्केट ने वैसे ही किया और हमको भी सरप्राइज कर दिया कि कल में इतनी बड़ी तेज़ी एकदम से कैसे आ गई। बट एनी हाउ आई है तो उसका वेलकम भी करेंगे। अब आपका क्वेश्चन ये बन रहा है कि आप अब क्या करना चाहिए, अब सपोर्ट चेंज करने की नहीं करनी चाहिए। पहला एरिया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, सपोर्ट चेंज करने चाहिए, क्योंकि जिस तरह का कल मूवमेंट हुआ, लॉन्ग पोजीशंस एफआई होल्डिंग बैक्ड हुआ है, तो ये अब जल्दी जल्दी नीचे नहीं आएगा। फिर भी आपको चेज नहीं करना, आपको दौड़ना नहीं है उसके पीछे, बल्कि टिक के अपने लेवल्स पे खड़े रहना है। बाजार अपने आप चल के वापस आएगा। ये 24,500 पे उठाने के लिए लोगों को बाजार को नीचे आना पड़ा 500 पॉइंट, ठीक है। ऐसे अब आपके लिए 24,800 ये पहला एरिया है, टू बाय वाला एरिया है। 25,000 के नीचे आएगा तो 24,800 पे आप खड़े रहो, टिके रहो, ठीक है। 900 भी करना चाहो तो 900 भी कर सकते हो। तो मैंने 800-900 की रेंज आपके लिए प्लस रेंज डाल दी है। टारगेट 25,200 का है। तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन है उसका जवाब इसमें आ गया कि खुलने के बाद प्लस करना है कि नहीं। खुलने के बाद प्लस करोगे तो 25,200 का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, आप वो देख लो। आपको लगता है पार हो जाएगा, शुक्रवार के बाद मैं कैरी फॉरवर्ड भी कर सकता हूँ, तो आपकी मर्जी। मेरे हिसाब से अगर मैं आपकी जगह होता तो नहीं लेता। तो मेरे को आज का बड़ा गैप मेरे लिए थोड़ा हिंडर हो गया, थोड़ी प्रॉब्लम आ गई। उल्टा मैं बायर हूँ, मैं बोल लूँ, उसके बावजूद भी गैप देख के मैं सोच रहा हूँ कि मेरी अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो रही है, और वो सच बात है। कल भी फोमो आया काफ़ी सारे लोगों को, और लेकिन आज वापस से 100 पॉइंट ऊपर आके फोमो का लेवल और थोड़ा बढ़ गया। तो इसलिए गलत डिसीजन ना लीजिएगा। फोमो का सबसे पहले काम ही यही होता है कि गलत डिसीजन दिलवा देना आपको, तो वो आप नहीं लेना। आप डिप की वेट करो। मैं 2 लेवल्स आपके लिए क्लियर कर देता हूँ। पहला 25,000 का है क्योंकि आज गैप लग रहा है, और दूसरा 24,800 का। इन दोनों पे खड़े रहो, आपको नियर बाय लेवल पे प्लस मिल जाएगा, प्लस कर लेना, नहीं तो छोड़ देना। 25,200 का रेजिस्टेंस है, 25,500 का रेजिस्टेंस है। तो ये निफ्टी की रणनीति मैंने आपके सामने रख दी। एक और पॉइंट अभिषेक जी बता दूं, कल एक ऐतिहासिक सी लड़ाइयाँ होती रहती है बैंक और आईटी के अंदर। कल ऐसा कुछ नहीं हुआ। कल आईटी डेज हाई बंद हुआ, बैंक निफ्टी डेज हाई बंद हुआ, और जो रही कई कसर थी और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पूरी कर दी, डेज हाई जाके बंद किया 2% ऊपर। तो कल सबका साथ सबका विकास इंक्लूडिंग एफआईज के साथ हुआ, इसलिए बाजार काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में पहुंच गया है। लेकिन फिर भी ये बहुत दिन तक यारी दोस्ती नहीं रहेगी। तो या तो एक स्टेप डाउन बैंक को करना पड़ेगा, या एक स्टेप डाउन आईटी को करना पड़ेगा। और मेरा ऐसा मानना है कि शायद आईटी इस बार नहीं करेगा, बैंक को स्टेप डाउन करना पड़ सकता है। तो इसलिए थोड़ा सेलेक्टिव रहिएगा। अगर आप आईटी और बैंक में हैं, छोटा मोटा एक जर्क आएगा, उसको मैनेज करना है, बस यही काम है। ठीक है, छोटे झटकों के लिए तैयार हैं, और बाजार में आते हैं तो इतना तो मन आपको कड़ा करके आना पड़ेगा ही। एक आंकड़ा दिखाते हैं डिम्पी, हमारी टीम ने तैयार किया है कि ऑल टाइम हाई से जो दूरी है तमाम एसेट क्लास की, वो किस तरह की है। सोना करीब 8% दूर है, डॉलर इंडेक्स 14% है, निफ्टी अब 5% दूर रह गया है कल की तेजी के बाद, लेकिन निफ्टी बैंक सिर्फ 1.25% की दूरी पर है अपने ऑल टाइम हाई से। और हमने हाल फिलहाल ही देखा है 56,000 के लेवल को पार करते हुए निफ्टी बैंक में। कल जो 550 अंकों की तेजी रही, उसमें 250 अंक एचडीएफसी बैंक के रहे और 250 अंक आईसीआईसीआई बैंक के रहे। 500 अंक तो इन दोनों बैंकों के रहे, और चल भी बहुत चुके हैं। तो ये काफी संभावना है कि हाँ, थोड़े से ये ठंडे होंगे। आज के लिए निफ्टी बैंक को लेकर सलाह क्या होगी, और आप लेवल्स क्या देख रहे हैं? देखिए, आईसीआईसीआई बैंक का और एचडीएफसी बैंक के जो विलय वगैरह हुए थे, आपको ध्यान है, ये करीब 1200-1300 के भी इन्होंने लो बनाए थे उस समय। आज ये 1900 के प्लस खड़े हुआ है एचडीएफसी बैंक। जब एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक का विलय हुआ था तो वे 1250-1300 के आसपास थे। आज 1900 प्लस खड़े हुए हैं। तो 700 पॉइंट विलय होने के बाद का जो इम्पैक्ट आना था वो आया हुआ है, और अब ये जज करना बड़ा मुश्किल है कि अभी और कितना इम्पैक्ट और कितनी बड़ी तेज़ी आएगी। देखिए, देश का सबसे बड़ा निजी बैंकों में से एक बना हुआ है ये एचडीएफसी, वेटेज भी बहुत है। दूसरा, आपने आईसीआईसीआई बैंक के बारे में बताया, वेटेज उसकी भी बहुत ज़्यादा है। और एक और बात, ये जो बैंकिंग काउंटर्स है इसलिए ज़्यादा लगे हैं या इसलिए ऊपर आए हैं क्योंकि इस पे एक्सपेरिमेंट काफ़ी किए गए। ना केवल लिक्विडिटी दी गई, आपको ब्याज दरें घटाई गई, भले क्वार्टर % से घटाई गई हैं, और दूसरा, ग्लोबल मार्केट्स में जब भी कोई भी चीज़ खराब से ठीक हो गई, हर चीज़ में डिले इम्पैक्ट आएगा, लेकिन बैंकिंग पे अपफ्रंट इम्पैक्ट आता है। तो इसलिए बैंकिंग की इंपॉर्टेंस अपने आप में बढ़ जाती है, और इंडियन बैंक अपने आप में काफ़ी सही पोजीशंस पे भी थे, क्योंकि इन्होंने अच्छा करेक्शन अक्टूबर से लेकर टिल फेब तक लिया हुआ था। तो इसलिए ये वापस इसमें बाइंग लौटी है। और आपको अगर ध्यान भी होगा तो हमने भी काफ़ी हद तक इसको प्रोपेल करके बताया कि बैंकिंग से पोजीशन बिल्कुल मत हटाना। और मैं अभी भी बोलूँगा कि बैंकिंग से पोजीशंस मत हटाओ, बट थोड़ा ट्रेल करने लगाओ। अब
मैं नई पोजीशंस के 100% हक में नहीं हूं, क्योंकि और भी कई सेक्टर हैं जो कि चर्निंग के तहत ऊपर आएंगे भविष्य में। लेकिन मैं बैंकिंग से हटाने के पक्ष में भी नहीं हूं कि पैसा हटा दिया जाए, तो वो आप बिल्कुल रखो। अब मैं जरा लेवल्स पे आता हूं। 55,355 पे कल बैंक निफ्टी बंद हुआ। आपको इसमें भी छोटा मोटे डिप की वेट करना चाहिए। जैसे मैंने आपको एक शुरुआती नंबर भी दिया कि आईटी वर्सेस बैंक कई बार होता है मार्केट में, कल नहीं था, लेकिन क्या आज नहीं होगा, कल भी नहीं होगा, परसों भी नहीं होगा, ऐसा नहीं कह सकता। तो होगा तो सही, तो एक स्टेप डाउन हो सकता है, बैंक का करना पड़ जाए। आप 55,000 और 54,800, आई रिपीट 55,000 54,800 के आसपास अपना बेस बना के रखो। यहाँ पे खुद खड़े हो जाओ, बैंक निफ्टी चल के आपके पास अपने आप आएगा। 54,800 और 55,000 की रेंज में सोचेंगे कि करना है कि नहीं करना है ट्रेड। और ऐसा ही नहीं कि मैंने बोल दिया तो बस यहीं पे आंखें बंद करके ले लेना है। उस समय का डाटा, उस समय के सारी सिचुएशन को चेक करने के बाद समझ में आएगा तो 100% पोजीशंस बनाएंगे। नहीं तो चेस करने में कई बार गिर ना जाओ आप, और एक बार ऊपर के रेट पे फंस गए तो फिर महीनों का इंतजार भी हो सकता है। आपको पता है ना, पिछली बार जब आपने अक्टूबर के हाईज के आसपास प्लस किया है, तो आज आप मई में जाके वो काट रहे हो, मई में, ठीक है। और बैंक निफ्टी का तो अब तक नहीं आया, तो निफ्टी वालों को तो और इंतजार होगा, हो सकता है दिवाली लग जाए उनकी, ठीक है जी। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ऊपर के रेट पे थोड़ा पोजीशंस अगर ले लेते हैं तो दिक्कत होती है। बाइंग ऑन डिप करते जरूर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंक निफ्टी निफ्टी के अंदर एक और पॉइंट, ऑप्शंस वाले काफी अच्छा, रेजिस्टेंस नहीं मैंने बताया, वो भी बताया तो 55,500 का और 55,800 का रेजिस्टेंसेज है। तो ये दो रेजिस्टेंसेज भी मैंने आपके सामने नोटिस करा दिए, आप वो भी लिख लेना। एक क्वेश्चन मन में आता होगा ऑप्शंस वालों का कि भाई ऑप्शंस वालों को क्या करना चाहिए। ऑप्शंस वालों को कुछ नहीं करना चाहिए, आराम से थोड़ा बैठना चाहिए। देखो कल का मैं एग्जांपल बताता हूँ। कल हमने आपको एक बैक टेस्टिंग फॉर्मूला के हिसाब से भी सारे पॉइंट रखे थे कि जिस दिन वीकली एक्सपायरी आई, मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके सामने रखना हूँ, है ना। पिछले 6 महीने में हमने इसको टेस्ट किया। वीकली एक्सपायरी वाले दिन जो एक नियम बांध लो, पक्का कर लो, लिख लो दीवारों पे, कॉपियों पे, जहाँ पे भी लिखना है, जो कमज़ोर है उसको कमज़ोर करेगा और जो स्ट्रांग है उसको स्ट्रांग करेगा 12 बजे तक। टिपिकली हम ये देखते हैं। और उसके बाद वो एक बार अपने आप को थोड़ा बदलने की कोशिश करता है। कल 12 बजे तक कॉल वालों से सारे पैसे ले लिए गए। दिखा सकेंगे प्रोड्यूसर साहब 24,800 की कॉल जो मैंने कल भी आपको दिखाई थी, इसका लो 10 रुपये था कल। 24,800 की कॉल का लो कल 10 रुपये था, और वो कहाँ पे बंद हुआ, 300 प्लस जाके बंद हुआ। तो एक बार सारे पैसे ले लिए जाते हैं, फिर उल्टी तरफ से बाजार घुमाता है। जब से वीकली निफ्टीज आई हैं, वीकली एक्सपायरी शुरू हुई है, तब से वॉलेटिलिटी ऑन अ वीकली, ऑन अ डे ऑफ एक्सपायरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और ये हीरो ज़ीरो ट्रेड की वजह से बढ़ी है कि या तो जाएंगे या तो पूरे पैसे आएंगे। आप देखो 24,800 दिखाओ, इस आप 24,400 दिखा दिया था आपने, बट एनी हाउ वो दिखाते रहिएगा। कहने का मेरे मतलब ये है कि आप ऑप्शंस के अंदर सिर्फ मौके की वेट करो। मेरे को आज मौका दिखता नहीं है, इसलिए मैं तो आज नहीं जाऊंगा। आपको अगर मौका दिखता है, भले आप अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ लीजिएगा। मेरे लिए मौका कौन सा है मैं बता देता हूँ। बैंक निफ्टी का 54,800 पे मैं एक बार वीकली ऑप्शंस के अंदर उतरूंगा, सॉरी मंथली के अंदर बैंक निफ्टी के, और मैं उतरूंगा 24,800 के आसपास वीकली ऑप्शंस में निफ्टी के। आई रिपीट 24,800 54,800 बैंक निफ्टी का मंथली और निफ्टी का वीकली ऑप्शंस के लिए मैं उतरूंगा। इससे पहले मैं ऑप्शंस में हाथ आजमाई ज़्यादा नहीं करूंगा, क्योंकि प्रीमियम्स थोड़े शूट अप हुए हैं। तो सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी। पुट कॉल रेशियो के हिसाब से निफ्टी स्लाइटली महंगा हो गया, 1.19 आ गया, अदरवाइज वैसी कोई दिक्कत नहीं है। एफआईएस की होल्डिंग बता दी है। अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं एंकर्स, नहीं तो फिर हम आगे बढ़े। मेहमान हमारे साथ कनेक्ट कर रहे हैं, जल्दी से बताइए जरा मेहमान कौन कौन से कनेक्टेड है, फिर उनसे जरा करते हैं बातचीत, और फिर हम एक और पॉइंट भी है। अच्छा, वो वाली प्लेट एक बार जरा दिखा सकते हैं कि सोना अपने ऑल टाइम हाई से कितना दूर है, और बैंक निफ्टी, निफ्टी, क्रिप्टोज, ये सब अपने अपने हाई से कितना दूर है। अगर वो प्लेट है आपके पास तो ज़रा फायर कीजिएगा, ताकि दर्शकों को भी एक बार आइडिया लग जाए। यस, ये बोला देखिए, तो सोना औसतन, ब्रेंट क्रूड, डॉलर इंडेक्स और निफ्टी, ये कितनी दूरी है, ये एक बार आप ज़रा इसमें खुद ही नोटिस कर लीजिएगा। अच्छा आंकड़ा है। ऑल टाइम हाई को चेस करते समय आप जब रखते हैं तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी काम आती हैं। ठीक है जी, मेहमान हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं और उनसे ज़रा करते हैं बातचीत, लेकिन इस बीच मेरे सहयोगियों के पास भी एक दो पॉइंट्स है रखने के लिए, फटाफट से वो भी रख लेते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही क्रूशियल आंकड़े आपको पता होना चाहिए कि बाजार में अभी कितनी स्टीम बची है, कितनी गुंजाइश है अगर नए शिखर तक जाना है तो भी।
अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं और उनसे ज़रा समझते हैं कि वो बाजार को किस तरह से देख रहे हैं, उन्होंने क्या रीड किया है, और फिर हम ट्रेडिंग आइडियाज़ की तरफ भी बढ़ेंगे। निमेश ठाकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। निमेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। बताइए, निफ्टी को लेकर, निफ्टी बैंक को लेकर आपने क्या अध्ययन किया है, क्या खास लगा है, और यहाँ से आप बाजार की चाल किस तरह की देख रहे हैं, और खास तौर से आज के सत्र की प्लानिंग करा दीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। देखिए, मार्केट के अंदर जो हम लोग पिछले टाइम मिले थे, एक रेंज का एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट एक रेंज के अंदर रहेगा। कल के सेशन में हमने देखा कि जो लो बना था निफ्टी का अराउंड 24,500 के आसपास से, वहां से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आई और वो रेंज को कंप्लीटली ब्रेक कर दिया है। तो मेरा मानना है कि जब तक ये रेंज ब्रेकआउट हो चुका है, निफ्टी 25,000 के ऊपर सस्टेन हो रही है, 25,000 25,800 का जो एक रेजिस्टेंस एरिया था उसके ऊपर सस्टेन हो रही है, तब तक तो बुलिश ट्रेड ही लेना है। ट्रेंड के साथ ही हमको जाना है, ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं जाना है। और ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस एरिया बन रहे हैं, वो मेरा मानना है कि 25,300 के आसपास का जो है वो एक रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ से और भी 250 पॉइंट की तेजी निफ्टी में देखने को मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। भले आज शायद देखने को ना मिले, बट एक या दो दिन में मुझे लग रहा है कि निफ्टी 25,300 के आसपास देखने को मिल सकती है। तो मेरा व्यू तो क्लियर है। मैं अगर कोई भी डीप आता है निफ्टी के अंदर तो मैं बाई करके ही चलूंगा, और ऊपर में 25,300 के लक्ष्यांक देखने को मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। 200-300 वहां तक निफ्टी जाने के लिए फिलहाल तैयार दिख रहा है। कल अच्छी तेजी हुई है और वो वेव भी काम करेगी, और फाइज का सपोर्ट भी बाजार में थोड़ा सा ट्रिगर के तौर पर काम कर रहा है। ठीक है, ये तो इंडेक्स की प्लानिंग हो गई। डिम्पी ने जैसा कहा था, इनलाइन कुछ उसी तरह के कमेंट्स निमेश जी की तरफ से भी आए। निमेश भाई, आप जरा ये बताइए कि स्टॉक्स को लेकर आपका कन्विक्शन कहां पर है? दो स्टॉक बताइए जहां पर आज ट्रेड करके अच्छे पैसे बनाए जा सकते हो। स्टॉक में हम लोग देख रहे हैं कि ये ऑयल मार्केटिंग, ऑयल एंड गैस सेक्टर में जो है वो थोड़ी अच्छी रिकवरी दिख रही है, और उसके अंदर एक कंपनी है EIL, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। मेरा मानना है कि स्टॉक के अंदर काफी पिटाई हो चुकी है, फंडामेंटल भी कंपनी के काफी स्ट्रांग है, और चार्ट भी देखिए तो चार्ट के अंदर 200 वीक की एवरेज के पास सपोर्ट लेके EIL ने एक अच्छा जो है वो एक ट्रेंड रिवर्सल दिया है। तो इंजीनियर्स इंडिया के ऊपर मैं बाय करने का रिकमेंड करता हूं। मेरा मानना है कि नीचे की तरफ से 183 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा के बाय करना चाहिए, और पोजिशनल ट्रेड है ऊपर के तरफ। मेरा मानना है कि 210 के लक्ष्यांक देखने को मिल सकते हैं। पॉइंट टेकन है। ये आज के ट्रेड हो गए कुछ। अब फटाफट से आपके सामने ये भी रख देते हैं कि कौन कौन से नंबर्स अच्छे आए हैं, कौन से नॉर्मल आए हैं और कौन से खराब आए हैं। इसकी रिपोर्ट कार्ड पूरी तैयार कर ली है मेरे सहयोगी शरद ने। साथ ही उन्होंने ये भी तैयार कर लिया है कि खबरों वाले शेयर कौन से हैं। तो एक एक करके पूछते हैं। पहले रिपोर्ट कार्ड के बारे में, यानी कि रिजल्ट्स के बारे में पता करते हैं, फिर आपके सामने खबरों वाले शेयर्स रखेंगे। शरद, गुड मॉर्निंग, बता दीजिए जरा रिपोर्ट कार्ड। गुड मॉर्निंग डिम्पी। ऑफकोर्स आज देखें तो लार्जली अच्छे सेट ऑफ नंबर्स जो है आपको गोदरेज इंडस्ट्रीज, LIC हाउसिंग फाइनेंस और PV फिनटेक में मिलेगा। खास करके PV फिनटेक में जो है उनकी जो एडजस्टेड एबिटा लेवल्स है उस पर जो है मेरी नज़र है, और अच्छे मोमेंटम आ सकती है स्टॉक में। मिले जुले नतीजे यहाँ पे हैं, इसमें इनलाइन भी है, मिक्स्ड भी है, लेकिन आप देख लीजिए LT फूड्स, प्रीकोल, बलरामपुर चीनी, क्रॉम्पटन ग्रीव जैसे स्टॉक्स जो हैं यहाँ पे मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आ रहे हैं। कमज़ोर में ज़्यादा नंबर्स नहीं है, लार्जली केमिकल स्पेस से नौसिल है, और यहाँ पे केमिकल नंबर्स भी देखें तो बहुत मिले जुले इस बार आए हैं, और कमज़ोर में NCC भी है। तो इंफ्रा रिलेटेड कंपनीज़ के भी बोले तो यहाँ पे मार्च क्वार्टर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा है, मिड कैप लीजिए या लार्ज कैप लीजिए। लेकिन थोड़ा डिटेल्स में जाते हैं कि क्या हो रहा है अर्निंग स्पेस में, और लार्जली जो है हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द अर्निंग सीजन का लास्ट फेज़ में आ गए। आखिरी 25% जो ओवरऑल BSE यूनिवर्स के कंपनीज बाकी हैं, तो उस पर हमारी नज़र रहेगी पूरे यूनिवर्स की। क्रॉम्पटन ग्रीव्स की बात करें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आया है, और टुवर्ड्स द मिक्स साइड भी हम कह सकते हैं। मार्जिन्स हालांकि देखिए 245 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी हुई है, और कंपनी के 2-3 और भी अनाउंसमेंट्स आए जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। गोदरेज इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो कंपनी जो है घाटे से मुनाफे में आ गई है, मार्जिन्स में भी जंप किया है, और उनके 2 या 3 सेगमेंट्स में जो है एक सुपरलेटिव परफॉर्मेंस देखने मिली है, यानी कि एनालिस्ट एस्टिमेट से बेटर आया है। तो गोदरेज इंडस्ट्रीज़ में जो है एक्शन देखने मिल सकता है। NCC की बात करें तो रेवेन्यू यहाँ पे कम आया है, रिकॉग्निशंस कम हुए, लगभग 6% का गिरावट आया है।
वीक सेट ऑफ नंबर्स कहेंगे, एनालिस्ट एस्टिमेट से कम आया है। और आखिर में LIC हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पे इंटरनल स्टेबल है, रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट जो है प्रीमा फेसी अच्छा लग रहा है। 25% ग्रोथ जो है आपको पैट में भी देखने मिला है। तो ओवरऑल जो है ये पूरा अर्निंग्स का जो सेटअप है, और एक बार टेबल फिर से एक अर्निंग्स का आप देख लीजिए ताकि आपको एक रिवाइज हो जाए और इतना भी 3 मिनट भी नहीं डालना पड़े, बस 5 से 7 सेकंड में आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे मूवमेंट या मोमेंटम आ रहा है। इसका आप फ़ोटो खींच सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और इतना ही जो है दिमाग लगाइए, इतना ही ईजी रहेगा। हम आपको लिए सिंप्लीफाई करके आपके सामने डाल दिए हैं। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है, ये काफ़ी काम आता है इससे। अब मेरे को पता लग गया कि आज मेरे को कहाँ पे गैप अप दिख सकता है, किसके नंबर्स अच्छे हैं और कौन से मेरे नंबर्स ख़राब हैं। अब एक एक करके मेरे को चेक नहीं करना पड़ेगा, तो आपकी चेकिंग हमारे काम आई है। कल तक का नंबर है 50 में से 38 शेयर जो निफ्टी के नंबर्स आ चुके हैं अनुमान के मुताबिक, और बेहतर दोनों मिला देंगे तो 38 में से 27 नंबर ऐसे हैं जो कि बाजार को अभी तक फेवरेबल गए हैं। तो इसी बेसिस पर सिर्फ इसको देख के कहा जा सकता है कि नंबर्स अभी तक की ट्राजेक्टरी के हिसाब से ठीक चल रहे हैं। सारा क्रेडिट एफआईएस को नहीं, नंबर्स को भी देना चाहिए। नंबर्स अब तक ठीक चल रहे हैं। शरद, जरा खबरों वाले शेयर्स भी बता दीजिए। जी बिल्कुल, CG कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स पे बात करें तो सोलर रूफटॉप में फोरे कर रही है, और एक कैपेक्स उन्होंने अनाउंस किया 350 करोड़ का ग्रीन फील्ड मतलब कि शुरुआत से वो कैपेक्स करने वाले हैं और पंखे से जो है शुरुआत करेंगे पहली फेज़ में। बजाज ऑटो 1200 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे अपने नीदरलैंड्स के आम में। और इंडसइंड बैंक में जो है यहाँ पे देखें तो और नेगेटिव न्यूज़ फ्लो बनते जा रहा है। पहले हमने डेरिवेटिव्स का इशू देखा था, अब जो है एक नया इशू सामने आ रहा है, अकाउंटिंग डिस्क्रिपेंसीज आ रही है। बैंक ने इनकरेक्टली एक इंटरेस्ट इनकम जो 670 करोड़ का आंकड़ा था उसको जो है रिकॉर्ड किया था 9 महीने FY25 में। अब उसको जो है फुल्ली रिवर्स बैंक ने किया जनवरी 2025 में। इंडसइंड बैंक के जो है अकाउंटिंग रिवर्सल्स भरते ही जा रहे हैं, और उसमें जो है इन्वेस्टिगेशंस भी हो रहा है, टॉप मैनेजमेंट की भी जो है आप कह सकते हैं एग्जिट्स हो रही है। तो 3 या 4 एंगल से जो है इंडसइंड बैंक के जो है नेगेटिव पॉइंट्स जो है आते जा रहे हैं सामने, और धीरे धीरे करके जो है और इश्यूज आ रहे हैं, खास करके जो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट जहाँ पे एक्सपेक्टेशंस है कि यहाँ पे और ज़्यादा डिस्क्रिपेंसीज देखने मिल सकती है। और इतना बड़ा बैंक अगर रहता है और इतने अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स और रिवर्सल्स करता है, तब सवाल ज़रूर उठता है। ब्लॉक डील्स भी हैं आज दो। JSW इंफ्रा प्रमोटर 2% स्टेक की बिकवाली करेंगे, 1200 करोड़ रुपए का ये आंकड़ा रहेगा। ऑफर प्राइस लगभग 3% डिस्काउंट पे है, तो ब्लॉक डील होगी तो JSW इंफ्रा पे नज़र रखिएगा। वही भारती एयरटेल पे भी जो है ब्लॉक डील होगा। सिंगटेल आर्म लगभग 0.8% स्टेक की बिकवाली करेंगे, जिसका कुल वैल्यू 8600 करोड़ के प्रति आने वाला है। फ्लोर प्राइस 3.6% डिस्काउंट पे है, और इनका एज ए नेट एंटिटी स्टेक जो है आप कह सकते हैं 9.69 से घट के 8.69 हो जाएगा। और आखिर में पर्नॉड रिकॉर्ड जो है वो बिड जो दिल्ली का लाइसेंस चाहिए था उन्हें, फिर से जो है उनको मना कर दिया गया। ये तीसरी बार हुआ है कि इनको लाइसेंस मिला नहीं है। तो लार्जली यूनाइटेड स्पिरिट्स, UBL, ग्लोबल स्पिरिट्स और जो नॉर्दर्न इंडिया के आप कह सकते हैं लिकर के कंपनीज़ हैं, उनको जो है फ़ायदा रहेगा या फ़ायदा बना हुआ रहेगा। तो उनके लिए नेट सेंटिमेंटली पॉजिटिव ज़रूर रहेगा। ठीक है, ये कुछ खबरों वाले शेयर्स भी आपने हमको बता दिए, सभी शेयर्स हमने नोटिस भी कर लिए हैं, और साथ ही साथ आप ये भी बता रहे हैं कि आज के नंबर्स कौन से बढ़िया रहे हैं। निमेश ठाकर हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे ज़रा पता कर लेते हैं। निमेश, एक बार ज़रा ल्यूपिन पे आप चेक करेंगे पोजीशंस, आपका टेक क्या है ल्यूपिन? देखिए, लुपिन में जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि एक साइडवेज स्ट्रक्चर चल रहा है और एक रेंज के अंदर कारोबार कर रहा है। जब तक ऊपर की तरफ से कल का जो हाई था 2120 के आसपास का, जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होता है, हाई ब्रेकआउट नहीं होता है, तब तक मेरा मानना है कि ये काउंटर से थोड़ा दूर रहना चाहिए। और नीचे की तरफ जो लो आ रहा है वो 2000 के आसपास का, तो एक 2000 से 2100 के बीच का एक रेंज ट्रेड बन रहा है। मेरा मानना है कि रेंज ब्रेकआउट होने के बाद ही कोई भी फ्रेश ट्रेड लेना चाहिए। फिलहाल मैं अवॉइड करने की राय देता हूँ। काम और कीजिए, आज एक ब्लॉक डील लगनी है भारती एयरटेल पे, जरा उसके चार्ट भी चेक कर लो आप, थोड़ा डिस्काउंट पे लगेगा और लॉट साइज थोड़ा बड़ा है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल भी अगर देखिए तो रिजल्ट्स के बाद स्टॉक के अंदर हम लोगों ने थोड़ी रिकवरी देखी है, बट एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। नीचे की तरफ अगर देखें तो 21 EMA का जो है वो सपोर्ट लिया है अराउंड 1835 के आसपास का।
और स्टॉक में हम लोगों ने कल एक रिकवरी देखी थी। मेरा मानना है कि नीचे की तरफ 1810 1830 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर ये रेंज ब्रेक करता है तो फिर स्टॉक में हम लोगों को करेक्शन देखने को मिल सकता है। बट अगर लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर देखें तो काफी बुलिश है। अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो मेरा मानना है एज ए इन्वेस्टमेंट लिहाज से ये भारतीय एयरटेल जो है वो बाय बनता है। ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा मानना है कि अभी फिलहाल थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। भारतीय एयरटेल में एक बार एंट्री अपॉर्चुनिटी अगर पोजीशन है तो उसे रख सकते हैं, लेकिन ऑन ए शॉर्ट टर्म प्ले फिलहाल भारतीय एयरटेल से दूर रहने की ही राय है। टेलीकॉम प्लेयर्स फोकस रेडार पर भी थे और ताजा अगर खबर की माने भारतीय एयरटेल के लिए आज जो ब्लॉक की खबर आ रही है इसके चलते फोकस रेडार पर रहेगा। आज 8,568 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील होने की संभावना है और सिंगटेल यहाँ पर करीब 1% हिस्सेदारी बेचने जा रही है। कल के बंद दाम से अगर देखेंगे ऑलमोस्ट 3% डिस्काउंट पर और फ्लोर प्राइस जो है 1800 रुपए प्रति शेयर का तय किया गया। तो ये खबर के चलते भारतीय एयरटेल पर फोकस रखना होगा। बाजार खुलने के साथ साथ किस तरह के इंपैक्ट यहाँ पर आते हैं ये नजर रहेगी। लेकिन इसी के साथ आज के सत्र में फॉरेन चेंज अगर देखें, पिछले कई सेशंस हम देख रहे थे रिजल्ट बैक्ड एक्शन बाजार में देखने को मिल रहा था, लेकिन आज ज्यादातर जो खबरें हैं ऑफकोर्स रिजल्ट्स भी हैं और कह सकते हैं कि लास्ट लेग ऑफ रिजल्ट पे इस वक्त हम चल रहे हैं। रिजल्ट सीजन ऑलमोस्ट खत्म होएगा कुछ ही समय में, लेकिन इस वक्त जो खबरें हैं और एक्शन जो है वो खबरों के दम पर ही देखने को मिल रहा है। जैसे कि बजाज ऑटो, अब देखिए पिछले दिनों ऑटो एंसिलरी की चाल, ऑटो क्षेत्र में भी काफी हद तक एक्शन देखने को मिला और ये एक्शन जो है ऑटो बिक्री के डेटा आए तब से ही, यानी कि इस महीने की शुरुआत से ही देखना शुरू हो गया था। पैसेंजर व्हीकल और ट्रैक्टर बिक्री के आंकड़े अच्छे आए, हालांकि कमर्शियल व्हीकल में कंसर्न्स भी देखने को मिली थी। कल के सत्र में निफ्टी ऑटो इंडेक्स ऑफकोर्स कल का सेशन अक्रॉस सेक्टर्स, अक्रॉस इंडिसेस, अक्रॉस ब्रॉडर मार्केट्स अच्छा था, लेकिन ऑटो सेक्टर में अच्छी खासी मजबूती थी। हीरो मोटोकॉर्प का स्टॉक देखिए दिन के उच्चतम स्तर पर ऑलमोस्ट 6% के गेंस दिखाकर क्लोज हुआ 4325 के लेवल्स पर। इसके अलावा भी ऑटो और मारुति सुजुकी के स्टॉक को अगर देखेंगे 2.5% के गेंस। बजाज ऑटो को ही देख लीजिए, करीब 2.5% 3% की मजबूती। और आज खबर आती हुई बजाज ऑटो के लिए कंपनी बिजनेस एक्सपेंशन प्लान कर रही है। नीदरलैंड्स की सब्सिडरी में कारोबार विस्तार के लिए प्लानिंग है और करीब 1200 करोड़ के निवेश की योजना भी कंपनी ने बनाई है। और ये न्यूज है और न्यूज का इंपैक्ट हो सकता है कि स्टॉक में देखने को मिले। कल के सत्र में भी एक्शन था। निमेश, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड टू हैव यू विद अस। बजाज ऑटो और इसके अलावा भी ऑटो सेक्टर पर आपका कोई टेक, कोई पर्टिकुलर स्टॉक अगर आपके रेडार पर है तो बताइएगा। गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए बजाज ऑटो के अंदर बात करें तो कल अच्छी एक रिकवरी देखी थी, बट अगर स्टॉक आप देखें तो 100 डेज की एवरेज का एक रेजिस्टेंस के पास खड़ा है जो 8,330 के आसपास एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो मेरा मानना है कि फिलहाल फ्रेश ट्रेड नहीं लेना है बजाज ऑटो के अंदर। नीचे की तरफ सपोर्ट एरिया जो बन रहा है वो 8,100 7,900 के आसपास बन रहा है। तो अगर वो कोई रेंज में आता है तो आप बाय कर सकते हो, या आप रेंज को ब्रेकआउट, ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आता है देन यू कैन टेक अ ट्रेड। बट फिलहाल बजाज ऑटो से मेरा मानना है कि अभी थोड़ा दूर रहिए। चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प काफी अच्छा लग रहा है, और दूसरा ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर बात करें तो एक फोर्स मोटर का काउंटर है जो काफी अच्छा रनअप आया है, काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है और कंपनी के फंडामेंटल्स भी काफी स्ट्रॉन्ग है। तो मेरा मानना है कि फोर्स मोटर अभी यहाँ से मोमेंटम एज वेल एज फंडामेंटल टेक भी बन सकता है। तो फोर्स मोटर के अंदर जो है वो मेरा पॉजिटिव व्यू है, मैं बाय रिकमेंड कर रहा हूँ। मेरा मानना है कि ऊपर के अंदर 11,800 के लक्ष्यांक देखने को मिल सकते हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म। की तेजी पर फोर्स मोटर्स में क्लोजिंग देखने को मिली थी और बजाज ऑटो में फिलहाल एंट्री अपॉर्चुनिटी नहीं, पोजीशन है उसे इंटैक्ट रखा जा सकता है, लेकिन फोर्स मोटर्स में अब भी अगर मौके मिले तो खरीदारी करनी चाहिए। करीब 6% की तेजी पर 11,050 के लेवल्स देखने को मिले, यहां से अपसाइड और ज्यादा विजिबल नजर आती है। लेकिन इसी के साथ ब्रोकरेजेस के रेडार पर काफी कुछ है और इंडसइंड बैंक को लेकर जो खबर आई है इसके ठीक बाद ब्रोकरेजेस और इनफैक्ट ब्रोकरेज डाउनग्रेड्स की भी खबर आती हुई दिखी है, जिसके चलते इंडसइंड बैंक में हो सकता है कि आज डाउनसाइड विजिबल हो सकती है। सवाल यह है कि इंडसइंड बैंक में जो गड़बड़ी की खबर आ रही है, इक्विटी मार्केट में इंडसइंड बैंक के स्टॉक की चाल पर तो नजर होनी चाहिए, लेकिन इस पर एक राय ये भी बनती है कि क्लाइंट्स के लिए, जो कस्टमर्स है बैंक्स के, क्या उन्हें घबराने की जरूरत है या नहीं, इस पर भी आगे विस्तार से बातचीत होगी। लेकिन इसके अलावा इंडसइंड बैंक पर भी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स और कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं। सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स का खाका लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी रविंदर जुड़ गए हैं। रविंदर से जानते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स। गुड मॉर्निंग रविंदर, बताएं।
जी, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ल्यूपिन से, जहाँ पर नुवामा ने जो है रिपोर्ट निकाली ल्यूपिन पर, और उन्होंने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग, और टारगेट प्राइस जो है 2530 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि कंपनी का जो Q4 के जो रिजल्ट रहे वो अबव एस्टिमेट रहे हैं, और कंपनी का जो एबिटा मार्जिन है वो 24% रह सकता है अगले 2 सालों के लिए, और कंपनी का जो US बिजनेस है उसमें और भी ग्रोथ देखने को मिल सकती है FY26 में। अगला जो है LT फूड, जहाँ पर मोतीलाल ओसवाल ने जो है रिपोर्ट निकाली है, और उन्होंने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग, और टारगेट प्राइस जो है 470 का रखा है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि कंपनी का जो अर्निंग रहा है वो इनलाइन रहा है विद एस्टिमेट, और कंपनी का जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो आगे चल के जो है रेवेन्यू को सपोर्ट कर सकता है LT फूड के। और FY25 में कंपनी ने बोथ इंडियन और इंटरनेशनल मार्केट में दोनों ही मार्केट में जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, और उनका मानना है कि ये जो ग्रोथ मोमेंटम है वो कंटिन्यू रह सकती है। और अगर बात करें रेवेन्यू, एबिटा और पैट की, तो ये तीनों ही जो है 16%, 23% और 27% कैगर पर ग्रोथ हो सकते हैं ओवर FY25 से लेकर 27 के बीच में। अगला जो है इंडसइंड बैंक आज फोकस में रह सकता है, जहाँ पर जो है जो न्यूज़ आ रही है उसके बेसिस पर जो है ब्रोकरेज हाउसेस ने स्टॉक्स को डाउनग्रेड किया। तो सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टेक की। यहाँ पे इन्वेस्टेक ने स्टॉक को जो है डाउनग्रेड किया सेल पे, जो उन्होंने पहले होल्ड रेटिंग दी थी, और टारगेट प्राइस जो है 650 का रखा है, जो उन्होंने पहले 700 का दिया था, जहाँ पे उनका कहना है कि जो 674 करोड़ का जो अदर इनकम है वो लॉस गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है। और डिपॉजिट में जो है उसमें जो है प्रेशर देखने को मिल सकता है करंट अनसर्टेन इन्वायरमेंट के चलते, जिसके चलते बैंक का जो निम्स है उसमें भी जो है डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। CLS ने भी जो है इंडसइंड बैंक को डाउनग्रेड किया है होल्ड पर, जो उन्होंने पहले आउट परफॉर्म रेटिंग दी थी, और टारगेट प्राइस जो है 780 का रखा है, जो उन्होंने पहले 900 का दिया था। और उन्होंने FY25 का जो पैट एस्टिमेट है उसमें 22% जो है कट किया है 674 करोड़ रिवर्सल के चलते, और उनका कहना है कि निम कंप्रेशन और लोअर ग्रोथ के चलते उन्होंने FY26 और 27 का जो पैट एस्टिमेट है उसमें भी जो है 13 से 17% की जो कटौती की है। और लेकिन उनका कहना है कि जो अनाउंसमेंट रहेगा नए CEO को लेकर वो एक पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है इंडसइंड बैंक के लिए। अगला जो है कोचिन शिपयार्ड, जहाँ पे कोचिन शिपयार्ड ने जो कल अपने मार्केट आवर्स में जो है Q4 के रिजल्ट अनाउंस किए थे, जहाँ तो उसके ऊपर कुछ ब्रोकरेजेस आ रही, जहाँ पर एंटिक ने मेंटेन रखा है होल्ड रेटिंग, और टारगेट प्राइस जो है 1640 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि हायर प्रोविजन के चलते कंपनी का जो एबिटा मार्जिन है उसमें इफेक्ट देखने को मिला था। लेकिन कोचिन शिपयार्ड है वो वेल पॉइज्ड कंपनी है, जिससे कि कंपनी जो है शिप रिपेयर सेगमेंट में लीड करेगी। और उनका कहना है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 14% CAGR से ग्रो हो सकता है ओवर FY25 से लेकर 28 के बीच में। आखिर में बात करेंगे क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर्स की, जहाँ पर क्रॉम्पटन ग्रीव्स ने भी जो है कल Q4 के रिजल्ट अनाउंस किए थे, जहाँ पर उन पर कुछ ब्रोकरेजेस नोट आ रही है। एंटिक ने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग, और टारगेट प्राइस जो है 439 का रखा है, जहाँ पर उनका कहना है कि Q4 FY25 का जो कंपनी का परफॉर्मेंस था वो काफ़ी अच्छा रहा है। और क्रॉम्पटन जो है रूफटॉप सोलर सेगमेंट में एंटर कर रहा है, जो कि एक अच्छा ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है। इसी के साथ साथ JM फाइनेंशियल ने भी जो है मेंटेन रखा है बाय रेटिंग क्रॉम्पटन ग्रीव्स, और उन्होंने टारगेट प्राइस जो है 420 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि जो Q4 में जो इम्पैक्ट देखने को मिला था, लेकिन जो बटरफ्लाई सेगमेंट है कंपनी का वो काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। और मैनेजमेंट का मानना है कि जो फैन का जो डिमांड है वो अच्छे से आगे चल के जो है इसमें और ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और JM फाइनेंशियल ने जो है EPS एस्टिमेट जो है उसमें स्लाइटली जो है कट किया है, और अप्रॉक्स 4% का ओवर FY26 से लेकर 27 के बीच में। ठीक है, तो रविंदर ने काफ़ी विस्तार से आपको सारी की सारी रिपोर्ट्स बता दी हैं जहां पर आपकी नज़र होनी चाहिए। लेकिन चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज इंडसइंड बैंक के साथ ही, क्योंकि निफ्टी में कल इकलौता स्टॉक रहा इंडसइंड बैंक जहां पर कमजोरी रही बाजार की भयंकर तेजी के बाद भी। तो बैक टू बैक लगातार बुरी खबरें आ रही हैं। पहले डेरिवेटिव पोर्टफोलियो को लेकर गड़बड़ी की खबर सामने आई, और वे इंटरनल ऑडिट में ये इंटरेस्ट वाली जो खबर आ रही है काफ़ी ये गंभीर है। और ये गंभीर इसलिए भी है क्योंकि विसल ब्लोअर ने आरोप लगाया बैंक पर, और उसके बाद इंटरनल ऑडिट कराई गई और फिर गड़बड़ी की खबर सामने आई है। 650 करोड़ रुपए के आसपास का मामला। उसके बाद हम देख रहे हैं कि CLSA ने इनका प्रॉफिट एस्टिमेट भी घटाया है और टारगेट भी कट कर दिया है। तो ये थोड़ा नेगेटिव तो है। रिकवरी वाले फेज में था इंडसइंड बैंक, 600 रुपए के आसपास गिर के उसके बाद हमने 800 रुपए के ऊपर के भाव देखे थे। निमेश भाई, ये किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या इसको आप इस तरह से देखेंगे कि नहीं क्लींजिंग हो रही है, बुरी चीजें बाहर आ रही हैं, अब पुराना जो मैनेजमेंट था, जो थोड़े टेंटेड लोग थे वो बाहर निकल गए, अब नए मैनेजमेंट नए तरीके से काम करेगा, या फिर आपको लगता है कि बैंक की फंक्शनिंग में गंभीर दिक्कतें हैं? देखिए अभिषेक जी, मेरा मानना है कि मार्केट में हम लोग जो है कोई कुछ चीज गारंटीड ऐसा नहीं बोल सकते।
बट एक चीज गारंटीड है, वो पक्का है कि जहां पर भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यू आए हैं, जहां पर भी मार्केट को कोई भी स्टॉक के ऊपर से या मैनेजमेंट के ऊपर से भरोसा उठ गया है, वहां पर पिटाई पक्की है। और वैसा ही हाल हम लोग इंडसइंड बैंक के अंदर देख रहे हैं। जिस तरह से न्यूज फ्लो आ रहे हैं, डेफिनेटली एक काफी सैड न्यूज फ्लो है। और जिस तरह से हम लोग वन बाय वन नेगेटिव न्यूज देख रहे हैं, मेरा मानना है कि ये स्टॉक के ऊपर से मार्केट का भरोसा जो है वो कम्प्लीटली उठ गया है। मेरा मानना है कि स्टॉक के अंदर दूर ही रहना चाहिए। इधर भले ही नया मैनेजमेंट आए और नया मैनेजमेंट बुक को क्लीन करे, ये सब चीज के अंदर टाइम लग जाता है। और दूसरा है, जैसे ही कुछ भरोसा टूटता है तो भरोसा गेन करने में भी टाइम लगेगा। तो मेरा मानना है कि ये स्टॉक के अंदर आपको नियर टर्म में कोई बड़ा रिटर्न मिलने वाला नहीं है। और अगर आपके पास पड़ा है तो कम्प्लीटली आपको एग्जिट ही कर देना चाहिए, ऐसा मेरा क्लियर व्यू है। इंडसइंड बैंक को लेकर ये व्यू एक आगे फिर से टेक्निकल चेक भी लेंगे प्री ओपन जब शुरुआत होती है तो। लेकिन एक और दिग्गज एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं, जेम फाइनेंशियल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और फंड मैनेजर पीएमएस स्ट्रेटजी आशीष चतुर्मोहता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपके टीवी न्यूज़ स्वदेश पर। एक बाजार पर भी अपना व्यू शेयर कीजिए आशीष भाई, और कुछ शेयर जो आपने अच्छे से स्टडी किए हो, जहां आपको लगता हो कि अच्छे मौके हो लॉन्ग टर्म में, वो भी आप शेयर कीजिए सर। गुड मॉर्निंग। तो देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि बाजार ने तो एक बहुत ही डिसाइसिव एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव ट्रेंड दिखाना शुरू कर दिया है। और आप देख रहे हैं कि एफआई फ्लोज में भी थोड़ा सा एक हमें पॉजिटिविटी अब देखने को नजर आ रही है। निफ्टी ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को एक अच्छे कंसोलिडेशन, ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने के कंसोलिडेशन के बाद क्रॉस किया है। और ये जब आप देख रहे हैं कि ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ, इसके अंदर में जो सेक्टर्स जिनका पार्टिसिपेशन काफी अच्छा रहा, उनमें सबसे पहले रहा बैंकिंग फाइनेंशियल्स। तो बैंकिंग फाइनेंशियल्स बीएफएसआई का जो पूरा स्पेस है वो एक तो हैवी वेट सेक्टर है। साथ ही साथ हमें लगता है कि आरबीआई ने जो 3 बड़े कदम उठाए थे, जहां पे उन्होंने रेट कट किया, साथ ही साथ ओपन मार्केट ऑपरेशंस करके कहीं ना कहीं लिक्विडिटी को इन्फ्यूज किया, जिसकी वजह से काफी अच्छा एक क्रेडिट ग्रोथ का एनवायरनमेंट काफी इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा। और तीसरा जो रिस्क वेट्स कम किया, उसका भी बेनिफिट कहीं ना कहीं एनबीएफसी कंपनीज को देखने को मिलेगा, जिसके चलते आप देख रहे हैं बजाज ट्विंस, चोलामंडलम, श्रीराम जैसे दिग्गज एनबीएफसी कंपनीज, इनके अंदर में भी एक अच्छा आपको प्राइस एक्शन देखने को नजर आ रहा है। तो ऑल इन ऑल मुझे लगता है कि एक तो बीएफएसआई जिसका हैवी वेट है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। साथ ही साथ आपने देखा कि सेलेक्टिवली आईटी नीचे से रिकवर होना शुरू हो गया, क्योंकि जो थोड़े से यूएस रिलेटेड कंसर्न्स थे उनमें थोड़ी नरमी आई। उसके बाद आपने देखा आईटी में भी एक तेजी आई। तो ये जो थीम्स है जिनकी वजह से बाजार में एक इनका अच्छा वेट है, इंडेक्स काफी अच्छा कर रहा है। और मैं मानता हूं कि ये जो ट्रेंड है ये कंटिन्यू रहता हुआ नजर आएगा। और मैं सरप्राइज नहीं हूंगा अगर से निफ्टी जल्द ही अपने ऑल टाइम हाई को छूने की या क्रॉस करने की कोशिश करे। अब इस ट्रेंड में, इस अपसाइड में, जो मैं अगर से लार्ज कैप स्पेस की बात करूं, तो जैसे मैंने कहा प्राइवेट बैंक्स हमारी टॉप पिक होगी, क्योंकि यहां पर पे वैल्यूएशन कंफर्ट सबसे अच्छी है। आप देखेंगे फॉरवर्ड बेसिस पे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक जैसे दिग्गज बैंक्स जो है 2.2 टाइम्स प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहे हैं। और हिस्टोरिकली आप देखेंगे 5 ईयर एवरेजेस पे ये स्टॉक जनरली 3.5 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड करते थे। तो ये एक अच्छी खासी वैल्यूएशन री रेटिंग यहाँ पर देखने को नजर आएगी। उसी दौरान अगर से आप देखेंगे तो अंडर ओनरशिप काफी रही है पूरे बैंकिंग स्पेस में, चाहे आप म्यूचुअल फंड का डेटा देखें या जनरली आप होल्डिंग्स देखेंगे, तो ये अंडर ओनरशिप, और ये अंडर ओनरशिप कहीं ना कहीं वैल्यूएशन री रेटिंग में आप देखेंगे एक अच्छा स्ट्रेंथ इस पूरे बैंकिंग बास्केट में ला सकती है। और जैसे मैंने कहा आरबीआई के 3 बड़े कदम भी हुए, तो जो कहीं ना कहीं इन पूरे बैंकिंग की रैली को बहुत ही अच्छी तरह से सपोर्ट करेंगे। तो हमारी टॉपिक्स रहेगी प्राइवेट बैंक्स, उसमें एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, ये हमें काफी पसंद आ रहे हैं। दूसरा जो स्पेस है डोमेस्टिक थीम के अंदर में, वो रहेगा डिफेंस एज अ स्पेस। डिफेंस एज अ स्पेस के लिए मैं 2 डेटा पॉइंट देना चाहूंगा। अगर से आप 2019 से 2022 में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के टोटल ऑर्डर्स देखेंगे तो वो करीब करीब 3 लाख करोड़ के आसपास थे। पर यही अगर से 2022 से 2025 तक के इस ऑर्डर बुक को आप देखें तो ये 8.5 लाख करोड़ हो चुके हैं। तो मोटा मोटी आप देखेंगे 3 टाइम्स जो जंप है वो पिछले 3 सालों में हुआ है ऑर्डर बुक पोजिशनिंग के अंदर में। और खास तौर पर शिप बिल्डिंग कंपनीज के अंदर, जहां पर मजगांव डॉक, कोचिन और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स जैसी कंपनीज ऑपरेट कर रही है। साथ ही साथ आप देखेंगे इवन बीईएल, भारत डायनामिक्स जो ब्रह्मोस के अंदर में काम कर रहा है, उसकी भी ऑर्डर बुक पोजीशनिंग काफी स्ट्रांग हो रही है। तो मैं समझता हूं डेफिनेटली इन द शॉर्टर टर्म एक अच्छी रैली
आपको डिफेंस में देखने को मिली और हमने इसकी चर्चा भी लास्ट शो में की थी। मेरा मानना है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा पूरे डिफेंस स्पेस के अंदर में, और यहाँ से मेरा मानना है कि अभी भी शिप बिल्डिंग कंपनीज जो है उनमें जैसे कि गार्डन रीच हो गया, कोचिन शिपयार्ड या मझगांव जैसी कंपनियां, उनके अंदर एक अच्छे पॉजिटिव ट्रेंड बने रहेंगे। बिल्डिंग मटेरियल्स स्पेस भी हमें काफी पसंद है, और वहां पर पे एपीएल अपोलो ये जो कंपनी है वो हमें अच्छी लगती है, क्योंकि आप देखेंगे एपीएल अपोलो की जो ओवरऑल कैपेसिटी है वो 5 मिलियन टन पर एनम है स्ट्रक्चर स्टील ट्यूब्स के अंदर, और जो सेकंड बेस्ट प्लेयर है उसकी कैपेसिटी है 1.2 मिलियन टन पर एनम की। इसका मतलब बहुत बड़ा गैप यहाँ पर पे है, और आप देखेंगे ओवरऑल मार्केट शेयर जो है वो 55% का है एपीएल अपोलो का इस पूरे सेगमेंट के अंदर में। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो है वो ऑलमोस्ट 20% ऑफ द ओवरऑल रेवेन्यू का आ रहा है, तो उसकी वजह से मार्जिन में एक अच्छे खासे इंप्रूवमेंट देखने को नजर आएंगे। 900 करोड़ का केपेक्स कंपनी आने वाले 3 सालों में कर रही है, और टेक्निकली आप देखेंगे 3 साल के कंसोलिडेशन के बाद कहीं ना कहीं एपीएल अपोलो अपने 1800 के रेजिस्टेंस को क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही पॉजिटिव ट्रिगर रहेगा एपीएल अपोलो के लिए भी। तो ये जो स्टॉक्स हैं, ये जो सेक्टर्स हैं, ये हमारे रडार में है एज अ डिस्क्लोजर। ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो के पार्ट, this could be part of may or may not be part of our Apex PMS. This is just these are the stocks which we like at current levels. ठीक है आशीष भाई, आपने काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करके बता दें कि कौन सा स्टॉक, उसके पीछे की रीजनिंग क्या है और कैसे आपको इस पर ध्यान रखना है। एक चीज़ मेरे को आपसे और पता करनी है, हीरो मोटोकॉर्प ने कल एक बढ़िया ब्रेकआउट दे रहा है सर, और बहुत ही शानदार तरीके से चलने को तैयार है। क्या हीरो मोटोकॉर्प आपकी लिस्ट में नहीं है, या आप बताना चाहेंगे इस पे कुछ? हीरो मोटोकॉर्प की कल की क्लोजिंग, और वैसे बता रहा हूँ ब्रेकआउट है सर, ये नए जॉनर में जा रहा है वापस से। क्योंकि मैंने अभी आपने जब कहा तो मैंने इसको देखा है, और ये स्टॉक कहीं ना कहीं अपने 200 डे मूविंग एवरेज को जो कि 45-4600 का है वहां तक तो जाने की कोशिश कर रहा है, और एक अच्छी गिरावट ऑलमोस्ट 6200 से स्टॉक गिर के 3500 पे आया, और वहां से एक बेस बिल्डिंग शुरू हुई, एक अच्छे वॉल्यूम्स हमें देखने को नजर आए। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग, एक रिट्रेसमेंट जिसको हम कहते हैं टेक्निकल भाषा में, वो यहाँ पर पे पॉसिबल है। बट अगर से आप मुझसे पूछेंगे कि टू व्हीलर ऑटो स्पेस में हम किस तरह से इस पूरे स्पेस को देखते हैं, तो हमारा हमेशा मानना रहा है कि उन कंपनीज के ऊपर फोकस करना होगा जहां पर पे मार्केट शेयर गेन कंटिन्यूसली कंपनी कर रही है। अब आप अगर से देखें तो टीवीएस मोटर्स एक ऐसी कंपनी रही जिसने कंटिन्यूसली अपना मार्केट शेयर गेन किया है, और उसका कारण रहा था कि इनकी लीडरशिप पोजीशन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर में रही वो काफी मजबूत रही, जिसके चलते आपने देखा कि जब करेक्शन भी आया तो ये स्टॉक कोई बहुत बड़ा करेक्शन नहीं आया, ये नॉर्मल करेक्शन के अंदर में कंसोलिडेशन स्टॉक ने किया और वापस से अच्छी स्ट्रेंथ दिखाना शुरू किया। इसका मतलब जब नेक्स्ट राउंड ऑफ रैली पूरे टू व्हीलर ऑटो स्पेस में होगी, वापस टीवीएस मोटर्स जो है वो अपनी लीडरशिप पोजीशन को मेंटेन रखेगा। दूसरा स्टॉक जो हमें काफी पसंद है वो है आइशर मोटर्स, क्योंकि प्रीमियमाइजेशन का जो ट्रेंड है वो कंटिन्यूसली इंडिया के अंदर में बढ़ते जा रहा है, और जिसका डायरेक्ट बेनिफिट कहीं ना कहीं आइशर मोटर्स जैसी कंपनी को देखने को नजर आ रहा है। आपने देखा अभी नंबर्स आए, नंबर्स भी रीजनेबली अच्छे थे, और हमारा ये मानना है कि ये स्टॉक भी कहीं ना कहीं अपने ऑल टाइम हाई को जल्दी क्रॉस करता हुआ नजर आएगा। तो हमें जो टू व्हीलर ऑटो स्पेस में प्रिफर्ड बेट थोड़ा स्ट्रक्चरल नजरिए से लगती है वो टीवीएस और आइशर मोटर्स है, बट डेफिनेटली इन द शॉर्टर टर्म मुझे लगता है हीरो मोटोकॉर्प या बजाज ऑटो जैसे स्टॉक में भी एक पुल बैक, एक अच्छा रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ देखने को शॉर्ट टर्म में नजर आ सकता है। ठीक है, वैसे तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, लेकिन ब्रेक से पहले मैं एक सवाल और ले लेता हूँ। आशीष भाई ने आपको सारी चीज़ें ऑलरेडी क्लियर की हैं। एक शेयर मेरी तरफ से था हीरो मोटोकॉर्प, जो उन्होंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि उसके अंदर कैसे ट्रेड लिया जाए। एक और शेयर भी है, वो है बजाज होल्डिंग। अगर मेरे को बजाज के सभी शेयर्स का बेनिफिट एक साथ लेना है तो बजाज होल्डिंग एक शेयर हो सकता है। आशीष भाई, एक शेयर और भी है मेरी तरफ से, बजाज होल्डिंग, इसको ज़रा चेक कर लो आप। ये शेयर ठीक लगता है? आपकी स्टडी भी होगी पक्के सी इसमें बात। बिल्कुल बिल्कुल डिम्पी, तो ये बहुत बेहतरीन लगता है मेरे हिसाब से। एक अच्छी कंपनी है और एक बहुत ही बढ़िया होल्डिंग कंपनी है, जहाँ पे बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, बजाज हाउसिंग फाइनेंस जैसी कंपनीज के अंदर में स्टेक ये कंपनी मेंटेन रखती है, और जिसके चलते मेरा मानना है, क्योंकि हम बजाज ट्विंस पे भी काफी पॉजिटिव है, और जैसे मैंने कहा कि अभी टू व्हीलर ऑटो स्पेस में भी बजाज ऑटो में एक अच्छी रिकवरी देखने को नजर आ सकती है, उसका भी डायरेक्ट बेनिफिट कहीं ना कहीं बजाज होल्डिंग्स को देखने को नजर आएगा। टेक्निकल लिहाज से आप देखेंगे तो पूरे करेक्शन में, जब मार्केट का एक ब्रॉडर करेक्शन चल रहा था, इस स्टॉक ने बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया। इसने कंटिन्यूसली अपने आप को अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर मेंटेन रखा।
इनफैक्ट मेरा ऐसा मानना है कि इवन शॉर्टर टर्म 20 और 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ये स्टॉक सस्टेन रहा तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर से ये स्टॉक 15,000 तक की ट्रैजेक्टरी आने वाले कुछ महीनों में दिखाता हुआ नजर आए। तो एक पॉजिटिव व्यू हमारा बजाज होल्डिंग्स के ऊपर इस समय बना हुआ है। तो आपने बजाज होल्डिंग में हमारा पास कर दिया, हीरो मोटोकॉर्प आपने ऑलरेडी पास कर दिया, 3 शेयर आपने खुद से अपने आपको नोटिस हमको करवा दिए हैं। तो ये सेगमेंट जो भी हमने बातचीत की है ये काफ़ी काम का है और काफ़ी अच्छी चर्चा इन सभी स्टॉक्स के बारे में हुई है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद कुछ और बेहतरीन स्टॉक्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। निमेश ठाकर भी होंगे हमारे साथ। छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। इन एसोसिएशन विद SBI, बेस्ट है सबको पता है। बदल रहा है भारत, आगे बढ़ रहा है भारत। उठाएं इस सुनहरे मौके का फायदा, करें निवेश ET Now स्वदेश के साथ, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। जानें निवेश से जुड़ी बारीकियां, एक्सपीरियंस्ड एंकर्स, डेडिकेटेड रिसर्चर्स और दिग्गज एक्सपर्ट्स बताएंगे आपको कब और कहां करना है निवेश। देखिए मार्केट आवर्स हर रोज सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक। ET Now स्वदेश, बढ़ो बदलो देश के साथ। कोई बिजनेस रजिस्टर हो गया? यस, सिर्फ करंट अकाउंट बाकी है। करंट अकाउंट के लिए तो SBI बेस्ट है। US मशीन मिलेगा और QR कोड भी। बेस्ट कैश डिपॉजिट लिमिट, ईस्ट और वेस्ट इंडस्ट्री में बेस्ट, सबको पता है। SBI करंट अकाउंट बेस्ट है, सबको पता है। Hey Kia, take us to the big four. Open the sunroof. Presenting Orange Clovers, made for epic journeys. Kia, movement that inspires. कल जॉब इंटरव्यू है, जरा संभाल के। भरोसा रखो सर, ऐसा हेयर कट करूंगा नौकरी पक्की। कहीं ऐसा ही कुछ आपके इन्वेस्टमेंट के साथ ना हो जाए। अपनाइए भरोसे की चॉइस और स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, IPOs में इन्वेस्ट कीजिए बिंदास। डाउनलोड चॉइस फिनेक्स टुडे। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. स्टार्टअप से इकोनॉमी को रफ्तार, स्टार्टअप इंडस्ट्री फुल चार्ज। बिजनेस वर्ल्ड में स्टार्टअप की संभावनाएं अपार। एंटरप्रेन्योर्स बताएंगे कॉस्ट हो कम कैसे बेस्ट बनेंगे हम। इंफॉर्मेशन, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, स्टार्टअप मंत्र में स्टार्टअप का संसार। देखिए स्टार्टअप मंत्र हर शुक्रवार शाम 7:30 बजे, सिर्फ ET Now स्वदेश पर। बढ़ो बदलो देश के साथ। गिफ्ट निफ्टी से बढ़त पर शुरुआत के संकेत, करीब 100 अंक चढ़कर 25,200 के पास। चीन, जापान, हांगकांग के बाजारों में आधे से 1% की गिरावट। चौथी तिमाही में LIC हाउसिंग के अनुमान से बेहतर नतीजे, मुनाफा 25% बढ़ा। वही NCC के नतीजों ने किया निराश, आय 5% घटी लेकिन मुनाफे और मार्जिन में बढ़त। क्रॉम्पटन ग्रीव्स के अच्छे नतीजे, मुनाफा 22% बढ़ा, मार्जिन 10% से बढ़कर 12% के पार। वहीं घाटे से मुनाफे में आई गोदरेज इंडस्ट्रीज, आय में 26% का उछाल। वायदा बाजार में BHEL डिलीवरी के नतीजे आज। वहीं कैश मार्केट में शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेस्को, GIC हाउसिंग, रैपको होम, जुबिलेंट फार्मोवा के नतीजों पर रहेगी नजर। भारतीय एयरटेल में आज 8,568 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील संभव। सिंगटेल बेचेगी करीब 1% हिस्सेदारी। कल के दाम से 3% के डिस्काउंट पर फ्लोर प्राइस 1,800 रुपए प्रति शेयर तय। फोकस में रहेगा बजाज ऑटो का शेयर। नीदरलैंड की सब्सिडरी में कारोबार विस्तार के लिए 1,200 करोड़ का निवेश करेगी कंपनी।
इंडसइंड बैंक को लगा 674 करोड़ रुपए का झटका। इंटरेस्ट इनकम में गड़बड़ी के चलते इन्वेस्टेक ने किया रेटिंग डाउनग्रेड। होल्ड से रेटिंग सेल की गई। लक्ष्य 700 रुपए से घटाकर 650 रुपए प्रति शेयर तय किया। और एसएमबीसी डील के बाद यस बैंक में क्या बदलेगा? यस बैंक में एसएमबीसी की एंट्री के क्या है मायने? सुबह 9:50 पर देखिए यस बैंक के एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार से एक्सक्लूसिव बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट्स लाइव। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। मेरे साथ मेरे दोनों सहयोगी डिम्पी कालरा, अभिषेक सत्यव्रतम मौजूद हैं। हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट की पैनल भी, जहां हमारे साथ निमेश ठाकर है, वहीं आशीष चतुर्मोता, दोनों मौजूद है। इस वक्त अगर आप देखेंगे मिले जुले विदेशी बाजारों के संकेतों के बीच भारतीय बाजार शुरुआत करने की तैयारी में। चंद मिनटों में भारतीय बाजार की ओपनिंग होगी। गिफ्ट निफ्टी की तरफ से पॉजिटिव इंडिकेशंस, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स के गेन्स हैं और प्री ओपन लेवल्स इस वक्त 25,000 के पार खुलने की तैयारी कोशिश करता हुआ निफ्टी। उम्मीद यही है कि कल जो जोश देखने को मिला था वो जोश आज भी कायम रहे, मजबूती के साथ शुरुआत होती दिखे। इस बीच रुपए की ओपनिंग पर भी फोकस रहेगा। थोड़ी ही देर में करेंसी ओपनिंग भी होगी। कमोडिटी मार्केट्स में कच्चे तेल की चाल और साथ ही बुलियन मार्केट, सोने चांदी की चाल पर भी खास तौर से नजर रखी जाएगी। कल के सत्र में वैसे सारे के सारे सेक्टर्स में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला था, लेकिन आशीष चतुर्मोता से जानेंगे एफएमसीजी स्पेस पर उनका टेक। आशीष, गुड मॉर्निंग, गुड टू हैव यू विद अस। मानसी दिस साइड। एफएमसीजी सेक्टर में इस वक्त कंजम्पशन थीम और सीजनलिटी फैक्टर आने वाले दिनों में वर्कआउट करना शुरू हो जाएगा। ऑल इन ऑल एफएमसीजी और इन पर्टिकुलर डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी जैसे आईटीसी के स्टॉक की बात करें, इनके तमाम सेगमेंट्स और सारे सेक्टर्स में प्रदर्शन है, मोमेंटम देखने को मिल रहा है। आपकी राय इस स्पेस में और साथ ही डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी प्लेयर आईटीसी में क्या होगी? गुड मॉर्निंग मानसी। तो देखिए, हमारा थोड़ा ऐसा मानना है कि जो पूरा एफएमसीजी स्पेस है वहाँ पे अभी भी वॉल्यूम ग्रोथ जिस तरह की आनी चाहिए वो अभी कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिसिंग है, और जिसके चलते आप देख रहे हैं क्योंकि और वैल्यूएशंस काफ़ी रिच है। तो जब वैल्यूएशंस रिच हो और आपकी टॉप लाइन ग्रोथ, वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आ रही है, और क्योंकि कहीं ना कहीं मार्जिन्स में भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन भी बना हुआ है। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए हम बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव है इस पूरे स्पेस के अंदर में। इनफैक्ट हमारे पोर्टफोलियोज में हम थोड़ा सा अंडरवेट पोजीशंस पर इस समय पूरे एफएमसीजी बास्केट पे हैं। डेफिनेटली सेलेक्टिव स्टॉक हमें अच्छे लगते हैं, जैसे कि वरुण बेवरेजेस जो है वो हमें पसंद है, क्योंकि यहाँ पर पे आपने देखा है टॉप लाइन ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी रही है, जोग्राफिकल एक्सपांशन काफ़ी अच्छा रहा है, प्रोडक्ट के अंदर में काफ़ी एक्सपांशन इन्होंने किया है। तो ये सब के चलते थोड़ा सा वरुण बेवरेजेस हमें कंफर्ट देता है। बट अभी भी आप देखेंगे कि ये स्टॉक भी कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन फेज में है। बट अगर से मुझे बेट ही लेना होगा तो मैं समझता हूँ वरुण बेवरेजेस जैसे स्टॉक हमारी प्रिफर्ड बेट रहेंगे। बाकी ओवरऑल हमें लगता है कि एक अंडरवेट पोजीशन हमारी बनी हुई है। आईटीसी तो मेरा मानना है कि ठीक है, आप आईटीसी ठीक लगता है, पर आईटीसी से ज़्यादा हमें जो पसंद आता है वो आईटीसी होटल्स, क्योंकि आईटीसी होटल्स में हमारा ये मानना है कि एक तो कल नंबर्स आए वो भी हमें अच्छे लगे। दूसरी बात, हमारा मानना है वैल्यूएशन का जो कंफर्ट है एज कम्पेयर टू द पीयर्स, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट डिस्काउंट। तो आईटीसी होटल्स इस वजह से भी हमें अच्छा लगता है, और क्योंकि एसेट लाइट बिजनेस मॉडल ये अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते हमें लगता है कि कहीं ना कहीं आपका जो मार्जिन एक्सपांशन है वो 400 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट नजर आएगा। तो इस सबको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है आईटीसी होटल्स पे हमारा एक पॉजिटिव रुझान रहेगा, और एफएमसीजी के ऊपर हम थोड़ा सा भी इस समय पे अंडरवेट पोजीशंस पे मेंटेन रखेंगे। Absolutely, that felt like a 360-degree analysis. Thank you so much FMCG पर पूरा अपना टेक कंजम्पशन थीम पर अपनी राय हमारे बीच रखने के लिए। आशीष, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपनी सारी की सारी डिटेल, सारी एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे एंड अ ग्रेट वीकेंड टू यू। और इस वक्त रुपए की शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। करेंसी में 24 पैसे की मजबूती के साथ रुपए की ओपनिंग आप देख पाएंगे। 85 रुपये और 55 पैसे के मुकाबले 85 रुपये 31 पैसे पर रुपया जो है इस वक्त खुलता हुआ नजर आ रहा है। हमारी नजर कमोडिटी मार्केट पर प्रेशस मेटल्स और एनर्जी पैक और साथ ही कच्चे तेल की चाल पर लगातार है। सॉफ्ट डॉलर और वीक इकोनॉमिक डेटा के चलते हम देख रहे हैं बुलियन मार्केट में एक इम्पैक्ट आता हुआ, और कच्चे तेल की चाल में भी हम देख रहे हैं यूएस ईरान न्यूक्लियर डील का इम्पैक्ट। ब्रेंट $64 के आसपास इस वक्त ट्रेड करता हुआ। तो कमोडिटी मार्केट और साथ ही करेंसी पर एक नजर, मजबूती के साथ खुलता हुआ रुपया। इस बीच हमारी पैनल पर एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, सनी अग्रवाल। आइए उनका स्वागत करते हैं, उनसे जानते हैं कि बाजार खुलने से पहले उनकी राय इस वक्त कहां पर बन रही है।
गुड मॉर्निंग सनी, बताएं आपकी तरफ से आज के सत्र में किस तरह से मार्केट के सेंटिमेंट्स पैन आउट होंगे, स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या है? गुड मॉर्निंग एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मुझे लगता है कि मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी चलती रहेगी। जिस तरह से हमने देखा कल काफी सारी कंपनीज के नतीजे भी अच्छे आए हैं, जैसे केस इन पॉइंट आईटीसी होटल के नतीजे कहीं ना कहीं उम्मीद के आसपास थे, कहाँ वैल्यूएशन का कंफर्ट भी है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे आइनॉक्स इंडिया, वहाँ काफी अच्छे नतीजे कंपनी ने पेश किए हैं। तो मुझे लगता है कि वहाँ एक काफी समय के बाद जो सिलेंडर बिजनेसेस हैं सीएनजी एलएनजी की ओर से, तो मुझे लगता है कि वहाँ एक काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग अपमूव हम देख पाएंगे। इसके अलावा वेल्सपन एंटरप्राइजेस विच इज अगेन वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर ऑन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रंट, वहाँ हमें लगता है कि काफी स्ट्रॉन्ग नतीजे हैं। एट द सेम टाइम ऑर्डर इनफ्लो एज वेल एज ऑर्डर बुक इज वेरी रोबस्ट, तो वेल्सपन एंटरप्राइजेस इज वन कंपनी वेयर वी फील द रैली कैन कंटिन्यू। और इसके अलावा पिछले 1-1.5 महीने में जहाँ नतीजे अच्छा है, वहाँ मुझे लगता है कि मोमेंटम बरकरार रहेगा। जैसे केयर रेटिंग, तो अगर आप देखेंगे प्रीडोमिनेंटली मिड कैप कंपनीज में नतीजे जो हैं काफी अच्छे आ रहे हैं और मुझे लगता है कि वहाँ मोमेंटम बना रहेगा। कमिंग टू लार्ज कैप, अगेन मुझे लगता है कि शायद मार्केट ये प्रीएम कर रहा है कि जो जून की आरबीआई पॉलिसी जो उम्मीद है, वहाँ एक बड़ा रेट कट आने की उम्मीद है। तो मुझे लगता है कि जो रेट सेंसिटिव सेक्टर है, वहाँ एक काइंड ऑफ एक स्ट्रॉन्ग प्री बाइंग हम होते देख रहे हैं। तो अगर हम रेट सेंसिटिव की बात करें तो ऑब्वियसली जिस तरह से कल ऑटो फोकस में रहा था, रियल एस्टेट एज वेल एज बैंकिंग, ये 3 सेक्टर जो है हमें लगते हैं कि फोकस में रह सकते हैं। वैल्यूएशन के लिहाज से हमें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज रीजनेबल वैल्यूएशन पर ट्रेड होते दिखती है। तो अगर किसी को ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में एक्सपोजर लेना है तो HPCL इज वन ऑफ आवर प्रिफर्ड बेट एज फार एज ऑयल मार्केटिंग कंपनी। ऑर्डर मार्केट्स में सारे के सारे प्रेफर्ड प्लेयर्स सनी हमें बता रहे हैं, और ये पूरा हफ्ता चाहे मिड कैप स्मॉल कैप के लिए हो या फिर लार्जर प्लेयर्स के लिए हो, एंट्री अपॉर्चुनिटीज मार्केट पार्टिसिपेंट्स को भरपूर मिली है। इस बीच हमारे साथ एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, आदित्य अग्रवाल हैं हमारे साथ। आदित्य, गुड मॉर्निंग, इट्स गुड टू हैव यू। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम ऑन सच शॉर्ट नोटिस। ईटी नाउ स्वदेश पर आपका स्वागत है। बाजार खुलने से ठीक पहले बताएं कहाँ पर है आपकी नजर, स्टॉक स्पेसिफिक क्या है आपके रेडार पर? गुड मॉर्निंग मानसी, शो पे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लग रहा है मार्केट अपनी अपमूव को कंटिन्यू करेगा, स्पेशली अगर हम बैंक निफ्टी की बात कर लें। मुझे लग रहा है यहाँ पे 56,000 बैंक निफ्टी में आता हुआ दिखाई देना चाहिए। इसके अलावा मुझे लग रहा है थोड़ी रैली अब शिफ्ट होकर मिड कैप स्मॉल कैप एंड ऑफ द मार्केट पे जानी चाहिए। जैसे कि हमने 2 दिन से देखा है मिड कैप स्मॉल कैप आउट परफॉर्म करना स्टार्ट कर चुके हैं अब। तो मुझे लग रहा है वहाँ पे जो थोड़ा सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक जर्नी है वो होना चाहिए। तो अगर आपको ट्रेडिंग लिहाज से देखना है तो मेरे ख्याल से अब आप थोड़ा सा मिड कैप स्मॉल कैप फोकस्ड रह सकते हैं। कंफर्ट आ गया है, एक विक्स कंफर्टेबली 18 के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे रैली देखने मिलेगी। अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक बात कर ले तो मुझे लग रहा है 2 स्टॉक्स पे नजर रखनी चाहिए। एक कमिंस इंडिया का स्टॉक है मेरे नजरिए में, मेरे हिसाब से वो अच्छा चाल एक आनी चाहिए। कैपिटल गुड स्टॉक्स मानसी एक थोड़ा सा यहाँ पे भी अभी भी उतना ज्यादा आउट परफॉर्मेंस नहीं देखने मिला है जितना बाकी सेक्टर्स में हमें देखने मिला। तो कमिंस मेरे रडार पे है, करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 3100 का टारगेट 2870 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करे। दूसरा LIC हाउसिंग फाइनेंस, अगेन मुझे लग रहा है कि जितने भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं उन सब पे थोड़ा सा फोकस लगा के रखना चाहिए और थोड़ा पोजिशनल ट्रेड यहाँ पे बनाए हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में। अच्छा खासा एक अपमूव और अच्छा खासा गेन आपको देखने मिलेगा। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस में अगेन एक ब्रेकआउट आया यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल से, खरीदारी की सलाह रहेगी। 670 का टारगेट लगा है, 605 का स्टॉप लॉस। ठीक है, 670 का टारगेट LIC हाउसिंग के लिए, 605 का टारगेट, और दूसरा जो शेयर है कमिंस का है 3100 का टारगेट है। 2870 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आपको कारोबार करना है। देखिए, जब पहलगाम में जब आतंकवादी हमला हुआ, 26 लोगों की जाने गई, उसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ा, तो थोड़ी सी ना जो कैपेक्स वाली एक्टिविटीज़ होती हैं थोड़ी सी थम सी जाती हैं, और ये हमने देखा था कि जो कैपिटल गुड्स वाली कंपनीज हैं थोड़ी सी नीचे आनी शुरू हो गई थी। हाल फिलहाल रिकवरी आई है, देखते हैं कि रिकवरी कितनी काम करती है। सीमेंस में तेज़ी देखी, कमिंस में तेज़ी देखी हमने, ABB का शेयर भी चला है। आज BHEL के नतीजे भी आने वाले हैं, इस पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए, जो कि उसी सेक्टर की एक कंपनी है। देखते हैं कि उससे क्या डायरेक्शन बाजार को मिलता है। लेकिन ये 2 शेयर हो गए आदित्य जी की तरफ से, लेकिन 2 के साथ 9 शेयर और जान लेते हैं। 9 के नवरत्न में हमारे सहयोगी शरद दुबे आपको तैयार हैं नवरत्न शेयर बताने के लिए। शरद, बताइए आज फोकस कहां पर होगा? अभिषेक, फोकस जो है लार्जली अर्निंग्स में रहेगा और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ फ्लो भी है। PB
फिनटेक की बात करें तो शानदार नतीजे आए हैं। चौथे तिमाही में कंट्रीब्यूशन मार्जिन में भी एक अच्छी उछाल देखने मिला है, तो इस पे एक अच्छी मोमेंटम स्टॉक में देखने मिल सकती है। गोदरेज इंडस्ट्रीज भी कंपनी जो है घाटे से मुनाफे में आई है और ओवरऑल जो है स्ट्रेंथ नंबर्स में देखने मिल रहा है, सपोर्टिव है स्टॉक के लिए। बजाज ऑटो की बात करें तो 1200 करोड़ रुपए जो निवेश करेंगे नीदरलैंड्स में, लार्जली न्यूट्रल इम्पैक्ट वाला न्यूज़ फ्लो है, ऐसा कुछ खास नहीं है। इंडसइंड बैंक की बात करें तो यहाँ पे नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आए जा रहे हैं, अकाउंटिंग डिस्क्रिपेंसीज एक और निकल के आई है और इंटरेस्ट इनकम लगभग 670 करोड़ का था जो रिवर्स हुई है बैंक में, एक एंट्री रिवर्स हुई है जनवरी में। तो ऑलरेडी इनका डेरिवेटिव्स का इशू चल रहा था, इनके मैनेजमेंट में जो है रेजिग्नेशन हो रही थी, इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा और अब ये एक और नया प्रॉब्लम आ गया। अब बात करेंगे बाइकॉन की, यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। आम ने जो है ANDA अप्रूवल आई है ब्लड क्लॉट ट्रीटमेंट ड्रग के लिए US FDA द्वारा, स्टॉक के लिए सपोर्टिव है। यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए भी एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। पर्नॉट रिकॉर्ड जो इनका राइवल है, उन्होंने जो है नई दिल्ली की जो लाइसेंस है अब वो उन्हें जो है फिर से नहीं मिल रही है, तीसरी बार जो है मना हुआ है। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स और बाकी नॉर्दर्न इंडिया क्या जो अल्कोहल प्लेयर्स हैं उनके लिए सेंटिमेंटली पॉजिटिव है। CG कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स नंबर्स तो लार्जली इनलाइन या मिक्स थे, लेकिन कंपनी सोलर रूफटॉप में एंट्री ले रही है, तो ये एक बड़ा न्यूज़ है। इसके अलावा एक कैपेक्स प्लान करिए 350 करोड़ रुपये का, जहाँ पे ग्रीनफील्ड कैप फैसिलिटी रहेगी और फैन से जो वो शुरुआत करेंगे। तो अनाउंसमेंट जो है अर्निंग्स को छोड़िए, सोलर रूफटॉप में घुस रहे हैं, तो उसके कारण बाजार जो है अच्छी तेज़ मोमेंटम स्टॉक में देखने मिल सकता है। स्विगी जोमेटो के लिए पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। फूड डिलीवरी कंपनीज अपनी मेंबरशिप बेनिफिट्स कम कर रही हैं। कंज्यूमर्स के लिए ख़राब न्यूज़ है, लेकिन अपनी प्रॉफिटेबिलिटी जो है जिस तरह वो बढ़ाने का कोशिश करे उसके लिए सेंटिमेंटली पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। इन्होंने मेंबरशिप पर्क्स को रिड्यूस कर दिया मानसून सीजन में और एक रेन सरचार्ज भी लगा दिया है, तो कंज्यूमर्स के लिए थोड़ा प्रॉब्लम ज़रूर है, पर इन्वेस्टर्स के लिए पॉजिटिव है। और आखिर में नौसिल पे नज़र रखिएगा, कमज़ोर चौथे तिमाही के नतीजे आए और मार्जिन्स में भी बड़ी मार पड़ी है और ओवरऑल एबिडा में भी जो है बड़ा गिरावट देखने मिला है। तो हमारा जो अगला स्टॉक है नौसिल, यहाँ पे वीक नंबर्स आए हैं और जिस तरह हमने केमिकल स्पेस में देखा है सेलेक्ट केमिकल्स में, तो जो नंबर्स हैं वो कमज़ोरी देखने मिले हैं। तो ये अहम स्टॉक्स है जिस पे आज आपको एक्शन दिखेगा। ले सारे के सारे 9 के नवरत्न पर फोकस रहेगा, लेकिन पिछले महीने से लेकर अब तक भारत ने बहुत कुछ देखा है। पहलगाम आतंकी हमला एक दुखद घटना थी, लेकिन एक चीज हुई इस पूरे हमले के बाद कि भारत देश के नाते हमें पता चल गया कि हमारे साथ कौन है, हमारे साथ कौन नहीं है। और इसी के साथ साथ बॉयकॉट तुर्किया, ये एक बड़ी पहल, बड़ी मुहिम और बात भी सही है। जो हमारे साथ नहीं है उन्हें बॉयकॉट करना भी चाहिए। हमारी अहमियत देश और दुनिया को पता भी होनी चाहिए। इसी कड़ी में चीन की कंपनी के साथ भी अदानी ने एक करार तोड़ा है। सारी खबर अभिषेक के पास है। अभिषेक बताएं। मानसी, जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है। देखिए, बिजनेस अपनी जगह है और लोगों की सुरक्षा और देश का सम्मान अलग जगह पे है। और इस कड़ी में अदानी ने चाइना की एक कंपनी है ड्रैगन पास इंटरनेशनल, उसके साथ करार को ख़त्म कर दिया है। हालांकि ये करार बहुत मुश्किल हफ्ते 10 दिन पहले ही किया था अदानी डिजिटल लैब्स ने ड्रैगन पास के साथ। ड्रैगन पास करती क्या है? ड्रैगन पास दरअसल इस प्लेटफॉर्म के जरिए लाउंज एक्सेस की सेवाएं देती है। तो तमाम एयरपोर्ट्स पर जो अडानी जिनको मैनेज कर रही है, जहां पर लाउंज की सर्विसेज है, उसके लिए ये करार किया गया था और बाकी अन्य ग्राहकों को भी ये सेवाएं मिल रही थी जो ड्रैगन पास का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे थे। अब इस करार को ख़त्म कर दिया गया है और ये करार खत्म करने के पीछे वजह यह है कि ड्रैगन पास पासपोर्ट डिटेल्स की एक्सेस रखता है, ट्रैवल हिस्ट्री उसके पास होती है। तो अडानी को ये लगा कि नहीं, सुरक्षा के दृष्टिकोण से और डेटा की प्राइवेसी के लिहाज से ये कदम थोड़ा सा ठीक नहीं है। इसके चलते अडानी को ये इस पर विचार करना पड़ा और ये करार को हफ्ते 10 दिन के बाद ही फिर से तोड़ दिया गया है। तो ये एक डेवलपमेंट है। दूसरा डेवलपमेंट ये है कि तुर्कियों को लेकर देश में थोड़ा सा ना माहौल गर्म है, विरोध हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग तुर्की अजरबैजान को एक ट्रैवल डेस्टिनेशन के तौर पर देखते हैं। सरकार ने किया यह था कि तुर्की की ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी सेलेबी की सुरक्षा मंजूरी जो है उसको तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया था और यह बोला था कि इमीडिएटली हैंड ओवर करें जो बाकी कंपनीज हैं उनको ये काम करने को लेकर। सेलेबी की 2 कंपनीज, एक ग्राउंड हैंडलिंग का काम करती थी और एक और कंपनी जो कार्गो मैनेजमेंट, कार्गो हैंडलिंग का काम करती थी। दोनों कंपनीज के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है और नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि BCAS की तरफ से यह फैसला लिया गया था। अडानी ने मुंबई और अहमदाबाद के लिए सेलेबी के साथ के करार को खत्म कर दिया गया है। तो ये 2 प्रमुख डेवलपमेंट, एक तुर्की की कंपनी को लेकर और एक चीन की कंपनी को लेकर, जो कुछ देश में ये आक्रोश बढ़ रहा था, ये पाकिस्तान का समर्थन किया था चीन ने खुले तौर पर और अजरबैजान ने और तुर्की ने तो साफ साफ तौर पर सहयोग किया था जो कुछ ये युद्ध चल रहा था। तो एक बढ़िया कदम हुआ ये निश्चित तौर पर।
डिम्पी, ठीक है, आपके पास आते ही 1 मिनट रह गए हैं, जरा आप मार्केट की तरफ ले चलिए और बताइए किस तरह की ओपनिंग होने वाली है। ठीक है, अगर आप मार्केट्स के लिए तो देखिए जो गैप आपको आज मिलना चाहिए था वो गैप तो नहीं मिल रहा, सिर्फ 2 ही पॉइंट ऊपर है निफ्टी और बैंक निफ्टी बकायदा लाल निशान में है। एग्जैक्टली यही बात हमने सुबह भी आपके सामने डाटा के बेसिस पे कही थी कि अगर एक गैप मिलेगा तो हम तो इसमें ट्रेड नहीं करेंगे, हमें तो डिप चाहिए छोटा मोटा, और डिप में ही आप बाय करना। फिलहाल बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपके पास 100 पॉइंट ऊपर गिफ्ट निफ्टी दिख रहा था, बट अभी ये थोड़ा सा प्रेशर में है। बट क्या सिचुएशन ख़राब है ऐसा तो नहीं बोलूँगा, और ना ही आप कोई ऐसी कोई मेरे को प्रॉब्लम दिख रही है। हाँ, एक शेयर में आपको और नोटिस कराता हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ये बिल्कुल फ्लैट खुल रहा है। कल डेज हाई बंद हुआ था, तो आज गैप नहीं है। तो जिन जिन शेयरों में आज थोड़ा थोड़ा भी गैप है ना, वो आप वो भी चलो मैं आपके सामने भी नाम रख दूंगा, आप उन्हीं में ही एक बार छोटा सा ट्रेड देखना। जिनमें अभी गैप नहीं, उसमें थोड़ा वेट करना, हो सकता है थोड़ा सा नीचे मिल जाए आपको, है ना। तो जैसे हम वेट कर रहे हैं आज 24,800 की और 54,800 की, देखते हैं क्या होता है। अभी मार्केट कर रहा है अभी ओपनिंग, और इस बीच ओपनिंग के अंदर आप देखेंगे 67 पॉइंट डाउन है बैंक निफ्टी, 27 पॉइंट अभी नीचे चला गया निफ्टी। इंडिया विक्स फ्लैट है, बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स ऑलमोस्ट इस समय हर निशान में आपको दिखेंगे क्योंकि प्रीमियम है उसके अंदर। रिलायंस इंडस्ट्रीज 2 रुपये नीचे और 6 रुपये ऊपर HDFC है, LNT है। फटाफट से दिखाते हैं, निफ्टी IT इंडेक्स ड्रैग कर रहा है मार्केट को, 0.5% नीचे है। यही प्रॉब्लम है, जैसे मैंने आपको कल भी कहा था कि बैंक और IT बहुत देर तक एक साथ शायद नहीं चले। 25,000 के लेवल पर हम आ चुके हैं, 24,800 की वेट हो रही है। अगर हमको 24,800 मिलेगा तो इसमें पोजीशंस लेने के बारे में थोड़ा सोचेंगे, नहीं तो फिलहाल आपका पहला सपोर्ट एरिया भी 25,000 है। लेकिन मेरा मानना है कि थोड़ा अभी और रुकना चाहिए, अभी बाजार को थोड़ा और जज और थोड़ा और बैलेंस्ड हो जाने दो, उसके बाद फिर इसमें देखते हैं क्या पोजीशंस बन सकती है, क्या पोजीशंस बनाई जा सकती है। फटाफट से दिखा देता हूँ टॉप गेनर्स आज के मार्केट के कौन कौन से हैं, और फिर आप और भी आगे बढ़ते हुए दिखेंगे। आज कोचिन शिपयार्ड दिखाइए स्क्रीन पर, बढ़िया खुल रहा है, 2% से ऊपर ज़्यादा की मजबूती के साथ इसमें ट्रेड हो रहा है। LIC हाउसिंग आज सुबह का एक ट्रेड भी था, सचिन गुप्ता की तरफ से दिया गया हमको ट्रेड था, गैप हुआ इसके अंदर, नंबर्स अच्छे आए थे। अपोलो टायर्स 1 से 1.25% ऊपर चला। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया में खबर आई तो 1 से 1.25% ये ऊपर है, और साथ ही भारतीय हेक्सा ये भी पोस्ट नंबर्स करीब 1 से 1.25% ऊपर आया है। तो ये निफ्टी के टॉप 200 काउंटर्स में से है जो आपको बता रहा हूँ। अब आते हैं बड़े काउंटर्स में से, CG पावर ऊपर, यूनाइटेड स्पिरिट्स ऊपर है, आयशर मोटर्स के अंदर भी हल्की हल्की सी बढ़त आपको देखने को मिल रही है, वोडाफोन आइडिया भी ऊपर है। बैंक निफ्टी लाल निशान से हरे निशान की जर्नी की तरफ आगे बढ़ता हुआ और इस समय आपको कवरिंग करता हुआ दिख रहा है। इसके फ्यूचर्स भी आ गए हैं लाल निशान में, बट निफ्टी अभी थोड़ा ड्रैग कर रहा है बिकॉज ऑफ IT। ब्लॉक डील लग रही है भारतीय एयरटेल पे, 1.3% इक्विटी का सौदा है, सिग्नल डील है ये, और ये डिस्काउंट के साथ होनी थी 3% के आसपास, अभी 2% 2.5% का इसमें डिस्काउंटिंग दिख रही है। 1200 वर्सेस 800 शेयर एडवांस डिक्लाइन में आपको दिख रहे होंगे, लेकिन फिलहाल मेरा मानना है फिर भी थोड़ा वेट करके काम करना चाहिए। आपको किसी भी चीज़ की जल्दबाजी ना हो, आराम से बैठिए। हो सकता है बाजार आपको थोड़ा डिस्टर्ब करे, लेकिन आप आराम से अपने लेवल्स पे ही इस समय ट्रेड लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। 40 ही पॉइंट है सिर्फ बैंक निफ्टी के अंदर भी जो ऊपर आए हैं, उसके बाद की स्टीम धीरे धीरे वापस से गुम हो रही है। देखते हैं क्या करते हैं। देखते देखते बैंक निफ्टी भी अपनी सारी बढ़त को खो चुका है और फिर से ये भी लाल निशान में आ गया, इसलिए थोड़ा वेट करो, अभी थोड़ा सा सेटल हो जाने दो। अभी चीज़ें थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही जल्दी, कुछ ज़्यादा ही एग्रेशन मार्केट्स के अंदर फील हो रहा है। ठीक है जी, अब आ जाते हैं जरा आज के टॉप लूजर्स काउंटर्स पे जो आज कमज़ोर हैं। इंडसइंड बैंक में फिर से गड़बड़ी पाई गई तो 4% नीचे, भारतीय एयरटेल पोस्ट नंबर डील 1-1.5% नीचे, SBI हल्का कमज़ोर है, ये कुछ एक बड़े शेयर्स में आपको नोटिस करा था। इसके अलावा आज पेट्रोनेट LNG के अंदर भी दबाव देखने को मिल रहा है, ये भी कुछ एक 19 शेयरों में शामिल है। मिड कैप कैटेगरी में आएंगे तो गोडफ्रे फिलिप्स 3% नीचे, NCC नीचे है, और अब JSW इंफ्रा भी करीब 2 से 2.5% नीचे है। ये कुछ एक शेयर्स हैं जो आज प्रेशर में खुल रहे हैं। लेकिन आज क्रॉम्पटन के अंदर बढ़त आई है, काफ़ी अच्छी बढ़त है और एक करीब 5% है। एक बेयरिंग बनाने वाली कंपनी है, वॉल्यूम कम होता है, ध्यान से काम कीजिएगा। वह SKF इंडिया 6.5% ऊपर आपको दिखेगी। आज ICICI बैंक ने साल का हाई टेस्ट किया, डालमिया भारत ने, अपोलो APL अपोलो ने और कोरोमंडल ने। ये सभी शेयर्स ऐसे हैं जहाँ पर जिन्होंने आज साल का हाई भी आज टेस्ट किया है। इस बीच 3 करोड़ शेयरों के सौदे भारतीय एयरटेल पे लग रहे हैं और 1.5 से 2.5% इस समय नीचे है। 3% डिस्काउंट पे तो लगना ही था। तो फिलहाल अभी आपकी स्क्रीन पर करीब 2% इक्विटी का हाथ बदला भारतीय एयरटेल के अंदर आपको होता हुआ दिख रहा है।
थोड़ा सा वेट करने की थोड़ी और ज़रूरत है। अभी 25,000 के लेवल को पका देगा तो फिर आपको अच्छे से ऊपर लेके आएगा। अगर 25,000 नहीं गया, मतलब नहीं टिका, तो फिर 24,800 की वेट करनी चाहिए। ठीक है, भले आप 24,850 पे शुरू करना, छोटा मोटा बाय करना, बट थोड़ा वेट करके करना। अभी 57-58 पॉइंट नीचे निफ्टी आपको दिख रहा होगा। निमेश ठाकर, आदित्य अग्रवाल और सनी अग्रवाल हमारे साथ बने हुए हैं और जिनसे हम कर रहे हैं बातचीत, और अभी इन मेहमानों से आपको ट्रेडिंग कॉल्स लेना शुरू करेंगे। इन बिटवीन आप हीट में आप अपनी स्क्रीन पर नोटिस कर लीजिएगा कौन से शेयर ऊपर, कौन से शेयर नीचे, कितना परसेंटेज ऊपर, कितना परसेंटेज नीचे, ये सब इसके अंदर लिखा हुआ है और आपको इसका पूरा आइडिया लग जाएगा। अब मेरे सहयोगी मेहमानों से कनेक्ट करके आपके सामने आज के ट्रेड रखेंगे। मेजर कंट्रीब्यूशन बैंक्स फाइनेंशियल से इस वक्त एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक जैसे काउंटर्स में मजबूती और ऑटो क्षेत्र से भी इस वक्त सपोर्ट जो है बिल्ट होता हुआ। मारुति अच्छा खासा एक्शन और साथ ही आयशर मोटर्स में भी तेजी के चाल इस वक्त। लेकिन एक और इंडेक्स है निफ्टी सीपीएससी इंडेक्स, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। इसमें चुनिंदा सीपीएससी से जुड़े स्टॉक कल करीब 10 स्टॉक होते हैं और ये इंडेक्स में मजबूती देखने को मिल रही है। कल के सत्र में भी सीपीएससी स्पेस में तेजी देखने को मिल रही थी। निवेश, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। एक तो आपने ओपनिंग ट्रेड्स बताएं और सीपीएससी इंडेक्स करीब 11 स्टॉक्स में से 8-9 स्टॉक्स में कल तेजी का दौर था। जरूर समान से कल काफी स्ट्रेंथ देखने को मिली थी सीपीएससी इंडेक्स में, और अगर वैल्यूएशन के हिसाब से भी देखें तो थोड़ा रीजनेबल वैल्यूएशन दिख रहा है। मेरा मानना है कि आज भी देखिए ये ओपनिंग ट्रेड में भी काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंदर। चार्ट स्ट्रक्चर भी काफी बुलिश है और एक ब्रेकआउट ट्रेड जो है वो मिल रहा है। मेरा मानना है कि यहाँ से शॉर्ट टू मीडियम टर्म एक बाय ट्रेड बन रहा है, यहाँ से बाय करके चलना चाहिए। काफी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कंपनी है जहां पर चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है। 200 वीक की एवरेज से यहाँ से हम लोगों को ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिला है और डेली चार्ट्स के ऊपर भी रेजिस्टेंस एरिया है, वहां पर ब्रेकआउट मिला है। तो मेरा मानना है कि ये एक स्पेस है कि जो शॉर्ट टर्म लिहाज से अभी मार्केट हम लोग देख रहे हैं कि थोड़ा नीचे है, बट ये स्पेस काफी अच्छा कर रही है। तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की कंपनी के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। इसकी कंपनीज पर ध्यान रखना चाहिए। इंडेक्स भी परफॉर्म कर रहा है, इसमें स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छा खासा एक्शन। कमिंस इंडिया को देखना चाहिए। बाजार खुलने से पहले आदित्य अग्रवाल के रेडार पर था और स्टॉक में मूवमेंट इस वक्त हम देख रहे हैं तेजी के साथ स्टॉक ट्रेड करता हुआ। आदित्य, आपकी तरफ से ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे? मानसी, हम लगातार देख रहे हैं डिफेंस स्टॉक्स में तेजी बनी है और एचएएल अगर हम देखें तो आज भी ओपनिंग ट्रेड से ही उसमें एक बाइंग मोमेंटम दिख रहा है। एचएल मुझे लग रहा है अभी भी खरीदारी करनी चाहिए और यहाँ पे टारगेट्स आपके 5100 के आएंगे। 5100 के टारगेट के लिए खरीदारी करें, नीचे स्टॉप लॉस लगाना है 4870 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग करें 5100 का टारगेट। दूसरा स्टॉक में रडार पे बजाज ट्विंस में से बजाज फिनसर्व है। एक कंसोलिडेशन के बाद वापस हमें देखने मिल रहा है कि बजाज फिनसर्व में एक बाइंग ओवर के आ रही है, तो मेरे ख्याल से बजाज फिनसर्व पे भी खरीदारी करनी चाहिए। एक फ्रेश ब्रेकआउट है यहाँ पे 2120 के टारगेट के लिए खरीदारी करें, नीचे स्टॉप लॉस 2040 स्टॉप लॉस और टारगेट 2120 बजाज फिनसर्व में। ठीक है, बजाज ट्विंस में से बजाज फिनसर्व में एक ओपनिंग ट्रेड। और डिफेंस क्षेत्र में तो हर दिन हम एक्शन देखते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आदित्य अग्रवाल के रेडार पर स्ट्रैटेजी उनकी आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, लेकिन डिफेंस के अलावा शिप बिल्डिंग स्पेस पर भी नजर रखिएगा क्योंकि वहां पर भी अब मूव्स हैं। कोचिन शिपयार्ड और मेजगांव डॉक दोनों स्टॉक्स में देखिए करीब 4% की तेजी, 3.5 से 4% का इजाफा कोचिन शिपयार्ड पर बाजार खुलने के ठीक साथ ही स्टॉक जो है फोकस रेडार पर, और साथ ही मेजगांव डॉक में ऑलमोस्ट 3% के गेन्स के साथ 3262 के लेवल्स पर कामकाज। सनी, आप बताएं आपकी तरफ से ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे? या मानसी को कुछ शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेड सुझाना चाहूंगा। इंडियन बैंक एक हमारी प्रिफर्ड बेट है एट अ करंट जंक्चर। जिस तरह से नतीजे भी काफी स्ट्रॉन्ग आए थे कंपेयर टू अदर पीएसयू बैंक, और हमें लगता है कि वैल्यूएशन के लिहाज से भी काफी रिजनेबल वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रही है। तो मुझे लगता है कि 650 के टारगेट से इंडियन बैंक को पोर्टफोलियो में एक्यूमुलेट किया जा सकता है। इसके अलावा और एक ट्रेड जो रिकमेंड करना चाहूंगा वो है सीसीएल प्रोडक्ट लिमिटेड, जो कि सीसीएल प्रोडक्ट में फिर से नाम रिपीट करता हूँ, कॉफी बेस्ड कंपनी है। काफी स्ट्रॉन्ग नतीजे आए थे और लुकिंग एट द वे कैपेसिटी इज रैंपिंग अप इन इट्स वियतनाम प्लांट, हमें लगता है कि जो फेयर वैल्यू है कंपनी की क्लोज टू 850-900 रुपीज की है। कीपिंग दैट प्राइस टारगेट इन माइंड एंड इन्वेस्टमेंट होराइजन ऑफ 3 to 6 months, वन कैन बाय सीसीएल प्रोडक्ट।
तो चलिए ये स्टॉक्स है हमारे तीनों एक्सपर्ट्स की तरफ से उनके ओपनिंग ट्रेड्स और सारे के सारे ओपनिंग ट्रेड्स खरीदारी की तरफ इशारा करते हुए इस वक्त बाजार की शुरुआत वॉलेटाइल है, बावजूद इसके एक्सपर्ट्स के रेडार पर सारे पॉजिटिव बाय के यानी कि खरीदारी के ट्रेड्स। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज देखेंगे तो एडवांसेस का पलड़ा भारी। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल अगर देखें, एनर्जी, पीएसयू बैंक, रियल एस्टेट, मेटल, ऑटो और साथ ही एफएमसीजी स्पेस है जो कि इस वक्त बाजार को संभाल रहे हैं। फार्मा और आईटी ने आज के सत्र में बैक सीट पकड़ी है। सेमीकंडक्टर स्पेस पर एक बातचीत जरूर होनी चाहिए क्योंकि बुधवार के ही दिन कैबिनेट की बैठक हुई थी और कैबिनेट ने सेमीकंडक्टर यूनिट को अप्रूवल दिया था। उत्तर प्रदेश में करीब 3,706 करोड़ की HCL फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर जॉइंट वेंचर को अप्रूवल मिलता हुआ दिखा। भारत में तो नहीं लेकिन अन्य देशों में सेमीकंडक्टर का एक स्पेसिफिक इंडेक्स भी है और इसी की तर्ज पर केईसी इंटरनेशनल पर एक फोकस होना चाहिए। आदित्य, पिछले दिनों ही इनफैक्ट लास्ट वीक ही 1,034 करोड़ की डील केईसी इंटरनेशनल ने की थी और सेमीकंडक्टर सेक्टर में अपने यूनिट को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रही है। एंट्री अपॉर्चुनिटी कम देती है, ऑर्डर विंस के चलते केईसी इंटरनेशनल लगातार फोकस में रहती है। आज के सत्र में गिरावट है, क्या गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढे जाएं? बिल्कुल मानसी, इनफैक्ट ये स्टॉक मेरे रडार पे भी है। कल के दिन पे हमने देखा था बहुत शानदार वॉल्यूम्स पे एक अच्छा अप मूव आया था और आज जैसा कि आपने कहा स्टॉक थोड़ा फ्लैट ट्रेड कर रहा है तो डेफिनेटली एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे खरीदारी करे। पहला टारगेट यहाँ पे 910 रुपए का आएगा और नीचे में स्टॉप लॉस हमको लगाना है यहाँ पे 760 770 का अच्छा सपोर्ट है तो 760 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करे, 910 का टारगेट लगाए और इसमें वापस से रिविजिट करे 910 के आसपास। मुझे लग रहा है अगर मोमेंटम बिल्ड होगा तो शायद ये 1000 रुपीज को भी क्रॉस कर सकता है। तो काफी अच्छा एक करेक्शन के बाद अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड के लिहाज से स्टॉक मिल रहा है। तो 10 का स्टॉप लॉस, 900 के ऊपर के टारगेट। आदित्य भाई ये कब तक आ जाएंगे टारगेट ये? जी अभिषेक जी, जिस हिसाब से मोमेंटम है मुझे लग रहा है ये 1 से 2 महीने में आपको ये 900 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। अच्छा, 1 से 2 महीने में 900 के लेवल आ जाएंगे, ठीक है। केईसी इंटरनेशनल पावर से रिलेटेड ये कंपनी है, ट्रांसमिशन टावर वगैरह ये लगाती है कंपनी और पेरेंटेज अच्छी है इसकी, इसमें कोई दो राय नहीं है, फंडामेंटली भी ठीक ठाक है। एक और शेयर जो मॉनसून का प्ले है और हमारे एक्सपर्ट्स लगातार उसको रेकमेंड कर रहे हैं, उस पर ज़रा व्यू लेते हैं। और सनी आपसे ज़रा व्यू जानना चाहेंगे। एस्कॉर्ट्स कुबोटा में लगातार 5 सत्र में बढ़िया तेज़ी हुई है, लगातार भाग रहा है। आज भी शुरुआत थोड़ी सी कमज़ोर हुई लेकिन रफ्तार पकड़ता हुआ दिख रहा है। एस्कॉर्ट्स के लिए आप क्या टारगेट लेके चल रहे हैं? 3600 रुपये के आसपास के प्राइसेस हो गए हैं, अभी और कितना चलेगा ये? अभिषेक जी, यस, ये बात तो सही है कि FY26 जो आने वाला साल है इसमें जो ट्रैक्टर इंडस्ट्री है इसमें ग्रोथ, एक वॉल्यूम ग्रोथ एक अच्छी रहने की उम्मीद है और एंटायर ट्रैक्टर इंडस्ट्री कैन बेनिफिट आउट ऑफ दैट। बट अगर मुझे ट्रैक्टर इंडस्ट्री से आज के डेट में लुकिंग एट अ प्राइस एंड वैल्यूएशन ज्यादा कंफर्ट महिंद्रा एंड महिंद्रा में आता है, जहां जो कि एक मार्केट लीडर है। रही एस्कॉर्ट की बात तो हमें लगता है कि इसका जो फेयर वैल्यू है 3700 3800 के आसपास का है, तो काइंड ऑफ न्यूट्रल व्यू रखना चाहेंगे पोस्ट द रिसेंट रैली इन एस्कॉर्ट। वुड रादर प्रीफर महिंद्रा एंड महिंद्रा विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 3500। महिंद्रा बेहतर लग रहा है। महिंद्रा के हमने देखा था कि ये शेयर जिस लेवल से गिरा था 3200 रुपये के आसपास की भाव थी, जहां से गिरते गिरते 2600 पर आया जब ये खबर आई थी कि टेस्ला भारत में एंट्री करने के लिए तैयार है और अपनी 20 लाख की ईवी ला सकती है। हालांकि वो खबरें थोड़ी पीछे छूटी, लोग उसको भूले और भूल के हम देख रहे हैं कि M&M का भाव भी 3125 रुपये के आसपास का है। 3500 के टारगेट के लिए आप इसको प्ले कर सकते हैं। बैंकिंग में SBI को लेकर एक व्यू चाहिए आपसे आदित्य, क्योंकि हमने 800 रुपये के ऊपर के प्राइसेस देखे, रिकवर कर रहा था लेकिन फिर से थम गया और आज हम देख रहे हैं कि 1.5% के आसपास की गिरावट भी है। SBI में क्या आप और करेक्शन यहां से देख रहे हैं या फिर बाय एंड डिप्स करने का ये शेयर है? बिल्कुल अभिषेक जी, बाय ऑन डिप्स वाला शेयर तो है। अगर आपको पोर्टफोलियो में ऐड करना हो लंबे समय के लिए, लंबे अवधि के लिए, 1 से 2 साल के लिए, तो डेफिनेटली ऐड करें। बट इमीडिएटली मुझे लग रहा है इसमें कुछ आपको इमीडिएट अपसाइड भी नहीं दिखेगा। कंसोलिडेशन हो रहा है स्टॉक में, नीचे में 780 से 770 का अच्छा सपोर्ट है, ऊपर 820 पे अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा समय बिताएगा स्टॉक इस रेंज के अंदर।
उसके बाद शायद अगर थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आया 820 के ऊपर, तो आपको एक अप मूव देखने मिलेगा। तो ट्रेडिंग लिहाज से मैं अवॉइड करना चाहूँगा। हाँ, अगर आपको पोर्टफोलियो बिल्ड करना है और आपको एक शानदार बेहतरीन स्टॉक चाहिए पीएसयू में, तो एसबीआई से बेटर कुछ होता नहीं है, और करेक्शन पे उसको ऐड बिल्कुल करना बनता है। ठीक है, पॉइंट टेकन है आपका। इस बीच देखो 115 पॉइंट है बैंक निफ्टी नीचे। थोड़ी देर पहले हर निशान में भी आया था, तब भी हमने आपको रोक दिया था कि थोड़ा रुक जाओ, अभी आपको 55,000 के आसपास वेट करो ना, क्या दिक्कत क्या है इसमें, 55,000 के आसपास की थोड़ा वेट करो। आज ना बैंकिंग काउंटर्स की तरफ से काफ़ी प्रेशर है। इनफैक्ट मैं बोलूँगा आज दोनों की तरफ से प्रेशर है। एक बार जरा निफ्टी बैंक भी दिखाओ, वो डेज लो टेस्ट कर रहा है, और एक बार निफ्टी आईटी इंडेक्स भी दिखाओ, वो भी डेज लो टेस्ट कर रहा होगा। तो निफ्टी आईटी के अंदर भी आज प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। तो एक और चीज़ मेरे को आज नोटिस हुई है, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का आज ना चलना। फिलहाल तो अभी नहीं चल रहा, 3 रुपये नीचे है। तो देखो आप निफ्टी आईटी इंडेक्स भी डेज लो है। एक और चीज़ है आज मार्केट के अंदर, आज कॉल और पुट दोनों टूट रही हैं, क्योंकि मार्केट में इतनी ताकत है कि इसको नीचे लाया नहीं जा सकता, इसलिए इसके अंदर पुट्स चल नहीं रही। पुट्स वालों को लगता है भाई इतना तो स्ट्रॉन्ग मार्केट है, कोई चमत्कार हो जाए तो टूटेगा, अदरवाइज नहीं टूटेगा, इसलिए पुट्स का चलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। ठीक है, ये 22 मई की ये भी अपडेट नहीं हुई है। नीचे आप देख रहे हो ओपन इंटरेस्ट NAN लिखा हुआ है, ये हटा दो, इसको रिफ्रेश करके लेके आना अगर लेके आ पाओ तो। और ये 25,000 डाला है इसलिए आपके पास नहीं आ रहा है। आप डालो 24,800 का ट्रेड, छोड़ दो इसको, 25,200 भी, 24,800 अगर आपके पास पड़ा हो तो वो भी एक बार कॉल फायर करना, कॉल पुट दोनों 24,800। ठीक, और कॉल इसलिए नहीं चल पा रही है क्योंकि कॉल्स के अंदर अभी तेज़ मोमेंटम मार्केट के अंदर नहीं बन रहा। आज की जो ओपनिंग हुई है वो ठंडी हुई है, और ठंडी होने के बाद अभी भी मार्केट्स के अंदर कोई ऐसा कुछ तेज़ी दिख नहीं रही है। हालांकि आप देखेंगे इंडिया विक्स आज फिर से 2.5% नीचे पहुंचा है। इंडिया विक्स भी दिखाओ एक बार स्क्रीन पर, आज फिर से 2.5% नीचे पहुंच गया इंडिया विक्स। और इंडिया विक्स के नीचे जाते ही मार्केट ने रॉकेट होना फिर से शुरू कर दिया। भगवान जाने कैसे होता है काम, एक 10 मिनट के अंदर बाजार को करना है हर चीज़। ये जो प्रॉब्लम है ना मार्केट्स के अंदर, ये थोड़ा जजमेंट्स बड़ा मुश्किल होता है इस पर काम करना। जो 10 मिनट वाला गेम चलता है, कल 10 मिनट में 15 मिनट में आधे घंटे में टोटल पूरी काया पलट करके रख दी मार्केट ने। अभी विक्स को देखो, थोड़ी देर पहले मैंने चेक किया था तो बकायदा 0.5% ऊपर था, और अभी 3.5% का सीधा कट लगा दिया नीचे। एक्सट्रीम होता है कई बार तो, और एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी मार्केट में डिस्टर्बिंग फैक्टर लेके आती है। फोमो इसका बहुत बड़ा रीज़न है, इसके पीछे फोमो एक बहुत बड़ा है। अब सबको खरीदना है 25,000 के ऊपर, लेकिन पहले 22,000 या फिर इससे नीचे मुश्किल था खरीदना। सनी अग्रवाल हमारे साथ हैं, आदित्य अग्रवाल भी हैं, आज तो 2 अग्रवाल भाई साहब हैं हमारे साथ, और निमेश ठाकर भी हैं। आदित्य, एक बार जरा रिलायंस इंडस्ट्रीज चेक करना, ये जो कल की स्ट्रेंथ, कल की क्लोजिंग है, कोई दिक्कत तो नहीं आ तो गया है हर निशान में वापस से? बिल्कुल नहीं डिम्पी जी, मेरे हिसाब से इनफैक्ट एक अपॉर्चुनिटी था जब सुबह नीचे थोड़ा सॉफ्ट खुला था स्टॉक, खरीदनी चाहिए। हाँ, हालांकि मोमेंटम नहीं है तो हो सकता है कि आपको शायद डे एंड पे कुछ इतना कुछ प्रॉफिट ना देखने मिले। हाँ, बट आपको अपॉर्चुनिटी मिली थी, बिल्कुल खरीदनी चाहिए। 1520 का टारगेट यहाँ पे आता है बन के, नीचे में 1420 से 1400 का एक अच्छा सपोर्ट है, तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से रिलायंस यहाँ पे खरीदारी बनती है। ये जैसे ही ठीक होती है ना मार्केट्स के अंदर ना, मार्केट को पर से लग जाते हैं। पहला रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे ही ठीक हुआ, देखो पर लग गए, बाजार ने सारी बढ़त अपनी जो गिरावट थी सब खो दी। अभी 70 पॉइंट नीचे था निफ्टी, 7 मिनट नहीं लगे मार्केट को 70 पॉइंट की गिरावट को ख़त्म करके ऊपर आने में। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट आपकी स्क्रीन पर डला हुआ है, ये देखो आप, 70 पॉइंट नीचे का निफ्टी 5 पॉइंट ऊपर आ गया। और इसके पीछे का एक और बड़े वजह भी है, वह इंडिया विक्स 2 से 2.5% नीचे है। अब आप ना धीरे धीरे 16 पे विक्स आ गए ना, विक्स देखना बंद कर देना। अब आपको विक्स से ज़रा आइडिया नहीं लगेगा। विक्स तब देखना चाहिए जब मार्केट के अंदर बहुत एबनॉर्मल कोई न्यूज़ आ रही हो और ये बड़ा हुआ हो, तब आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगा। लेकिन नॉर्मल स्थिति में विक्स ज़्यादा आपको गाइड नहीं कर पाएगा, कई बार आपको थोड़ा रास्ते से भटका भी सकता है। तो इसलिए विक्स की वैल्यू अब धीरे 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 16-15 पे आते आते और कम हो जाएगी। ये 18 के बाद आपको फिर से एक्टिव हो जाएगा। बट एनी हाउ, कुछ शेयर्स और चेक करवा लेते हैं जो आज मार्केट के अंदर मोमेंटो बना रहे हैं, या मैं बोलूँगा लॉन्ग शॉर्ट पोजीशंस उनमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन रही है। पहले लॉन्ग वाले शेयर्स लेके आते हैं। और आदित्य, आप एक शेयर आप चेक कर लेना टेक्निकली, फिर मैं एक फंडामेंटली सनी से भी पता करूँगा। 1 मिनट। हाँ, अडानी टोटल गैस चेक करना सर, अडानी टोटल गैस, आदित्य अग्रवाल एक बार जरा इसको चेक करना। वॉल्यूम भी है, प्राइस एक्शन भी अच्छा है।
डिम्पी जी अच्छा है, नो डाउट अबाउट दैट, और अच्छे फॉल के बाद एक ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट आया है। इसमें इमीडिएट टारगेट 705 रुपए का बनता है, जो कि इसका 200 डीएमए है। मैं वो टारगेट के लिए इसको प्ले आउट करना चाहूंगा। अगर 705 के ऊपर निकलता है तो इसमें और ज्यादा मोमेंटम बिल्डअप होगा। करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए 705 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस लगा है इसमें 670 का। एक सनी अग्रवाल से भी एक क्वेश्चन होगा। सनी, ये केमिकल्स वाले स्टॉक्स पर आपका टेक क्या है, और कोई एक केमिकल वाला शेयर जिस पे वैल्यू हंटिंग की जा सकती है वो बता पाएंगे आप? या डिम्पी जी, आई थिंक विद इन केमिकल स्पेस थोड़े से नतीजे मिक्स बैक रहे हैं। तो कुछ चुनिंदा कंपनीज के जहां हमें लगता है कि नतीजे अच्छे आए और ग्रोथ आउटलुक भी रिलेटिवली बेहतर है, तो उसमें से एक कंपनी जो काइंड ऑफ मिड कैप कंपनी है, प्रीवी स्पेशलिटी, वो रिकमेंड करना चाहेंगे। वहाँ मुझे लगता है कि जिस तरह से एरोमेटिक केमिकल में कंपनी काम कर रही है और जिस तरह से उनके प्रोडक्ट की डिमांड यूरोपियन मार्केट में इंक्रीज हो रही है, मुझे लगता है कि प्रीवी स्पेशलिटी इज द प्रिफर्ड बेट। और एक दूसरे लार्ज कैप पे से नवीन फ्लोरिन को रिकमेंड करना चाहूंगा। पोस्ट करेक्शन मुझे लगता है कि नवीन फ्लोरिन में लुकिंग एट द वे earnings are likely to shape up in FY26 and 27. So Navin Fluorine is again one of the preferred pick among the chemical basket. जबरदस्त उतार चढ़ाव है मार्केट्स के अंदर। अब आप देखो, लाइट मार्केट की एक और पहचान भी होती है। अभी आपको मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी दिखाया, फिर से निफ्टी 40 पॉइंट नीचे। भाई इतनी जल्दी क्यों है? किस चीज़ की इतनी जल्दी है रिकवर करने की और इसको तोड़ने की? पर चलो ठीक है, हम तो बाहर बैठे हैं किनारे पे, हम तो बोल सकते हैं, हम तो कमेंटेटर है। देखो जी, चौका मारा, चौका विकेट लग गई, फिर चौका लगा, विकेट लग गई। लेकिन आप ये सोच के देखो उस टीम की हालत क्या होगी, या उस लोगों की जो स्टेडियम में बैठे हैं, जो टीम के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी हालत क्या है। अभी आपके सामने मैंने ये माउंटेन बनता हुआ दिखाया, अभी ये माउंटेन ढहता हुआ भी आपकी स्क्रीन पे वापस से दिख रहा है। आपको पता है, फिर से निफ्टी बैंक ने डेज लो टेस्ट कर दिया और अभी हरे निशान में पहुंचा है। इतना पैनिक, इतना ज़्यादा वॉलेटिलिटी, और ये है नहीं मुझे 16 के विक्स पे हो रहा है बॉस। मैं आपको सच्ची बताता हूँ, इतना 22 के विक्स पे भी नहीं होता। ये तो आदित्य अग्रवाल भी जानते हैं, रोज़ देखते हैं। सनी अग्रवाल जानते हैं, रोज़ देखते हैं इन सब चीज़ों को। रोज़ का उनका आंकड़ा है ये भी सब चेक करने का, हम भी करते हैं। थोड़ा सावधान रहिएगा अपने लेवल के साथ। आप टिक के बैठ जाओ, बॉस मेरे को ये रेट चाहिए, अगर ये रेट मेरे को मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो मैं छोड़ दूंगा मार्केट को। थोड़ा क्रूअल इन नेचर बनना पड़ेगा। बस के पीछे भागो मत, बहुत झटके लग के चल रहा है बस इस समय। क्रूअल इन नेचर हो जाओ, नहीं है तो नहीं, हाँ तो हाँ, वैसे वाला मामला रखो आप, ठीक है। तो बस ये पॉइंट मेरे को नोटिस कराना था। स्टॉक स्पेसिफिक काफ़ी सारा एक्शन मार्केट में देखने को मिल रहा है, और एक्सचेंज एंसलरीज पर एक नज़र होनी चाहिए। एंजल वन के स्टॉक प्राइस को देखें, अच्छी मजबूती के बीच करीब 2-2.25% की तेज़ी यहाँ पर नज़र आ रही है। बीएससी लिमिटेड के स्टॉक को भी देखना चाहिए, अच्छे खासे एक्शन के साथ ये स्टॉक लगातार ट्रेड करता है, और आज के सत्र में भी हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 7,264 के लेवल्स पर 1.5 से 2% की तेज़ी। कैम्स, एमसीएक्स, सीडीएसएल, ये सारे स्टॉक्स पर एक नज़र होनी चाहिए, बिकॉज इस वक्त एक्सचेंज एंसलरी में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। एक्सचेंज एंसलरी स्टॉक्स पर भी एक्सपर्ट से उनकी राय जानेंगे, लेकिन पिछले दिनों एप्पल के इन्वेस्टमेंट प्लान्स, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भारत में खोलने की तैयारी, जो कि एक बिग अपॉर्चुनिटी के तौर पर साबित होती हुई दिखी, लेकिन इस पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कुछ बयानबाजी भी हुई थी। उसके बाद एक पूरा का पूरा मामला तूल पकड़ रहा है। लेकिन एप्पल पर ट्रंप के बयान के बाद एप्पल की तरफ से बड़ी खबर आई है। ईटी नाउ स्वदेश को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारत को लेकर एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग योजनाएं जो हैं वो अब भी बरकरार हैं, इंटैक्ट हैं। चलिए इससे जुड़ी सारी की सारी डिटेल्स सुमिता करीर से जानते हैं। सुमिता, बताइए। जी, सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि एप्पल ऑफिशियल्स ने इंडिया के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बोला है कि उनके इंडिया रिलेटेड जितने भी प्लान है वो इंटैक्ट हैं, और वो देख रहे हैं इंडिया को एक मेजर मैन्युफैक्चरिंग बेस बनना अपने प्रोडक्ट्स के लिए। और डोनाल्ड ट्रंप ने उससे पहले बोला था, उन्होंने बोला कि उन्होंने एप्पल के सीईओ टिम कुक से बात की, उन्होंने बोला है कि एप्पल इंडिया में प्रोडक्ट्स ना बनाए। और जैसे ही वो कॉमेंट आया, उसके बाद सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने बात की एप्पल के एग्जीक्यूटिव से, और उन्होंने अश्योर किया इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कि कंपनी के जो इन्वेस्टमेंट प्लान्स है इंडिया मार्केट को लेकर वो इंटैक्ट है।
याद रखिए इंडिया जो है वो क्रिटिकल हब है एप्पल के ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए, और ये पिछले कुछ सालों में बना है, स्पेशली कोविड रिलेटेड डिस्ट्रप्शंस जब हुई, और उन्होंने एक्सपैंड किया है अपने सप्लाई चेन पार्टनर्स के साथ मिलके, और स्पेशली अंडर गवर्नमेंट्स की PLI स्कीम को लेकर। और अगर रिपोर्ट्स के मुताबिक जाएं तो एप्पल ने रीच किया $22 बिलियन इन प्रोडक्शन वैल्यू फॉर द कंट्री फॉर FY 2025। इनफैक्ट अप्रैल में ही यूनियन IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने भी अनाउंस किया था कि आईफोन्स वर्थ 1.5 लाख करोड़ एक्सपोर्ट हुए थे इंडिया से फिस्कल ईयर 2025 में। तो ये दर्शाता है कि एप्पल का जो कॉन्फिडेंस है इंडिया मार्केट को लेकर बढ़ रहा है, और एक रिपोर्ट के मुताबिक एप्पल जो है अपना प्रोडक्शन शिफ्ट करने का देख रहा है पूरा इंडिया में, जितने भी प्रोडक्शन होंगे यूनाइटेड स्टेट्स के लिए मोबाइल फोन्स बनने में, जिससे दिखता है कि एप्पल का कितना कमिटमेंट है इंडिया को लेकर और किस तरह का कॉन्फिडेंस वो रखता है इंडिया मार्केट को लेकर, मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी और रिटेल के लिए भी। चलिए, मैन्युफैक्चरिंग की तर्ज पर एप्पल के जो प्लान्स है भारत को लेकर बिल्कुल इंटैक्ट है। इस बीच हमारे साथ एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, कुणाल परार। कुणाल, गुड मॉर्निंग। बताइए इस वक्त आपके रेडार पर कौन से स्टॉक्स हैं? स्टॉक है सबसे पहला PFC है, बहुत ही बढ़िया लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और पिछले कुछ दिनों की बात करें तो स्टॉक में लगातार एक अच्छी खासी मोमेंटम बनी हुई है। स्टॉक ने ब्रेकआउट भी दिया हुआ है, और आने वाले दिनों में ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक में आपको एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है, जो 444 एंड अगर वो ब्रेक होता है तो ऊपरी लेवल पे 470 तक के भी लेवल दिखा सकती है। तो टाइमिंग के लिए PFC यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। 420 के अराउंड फिलहाल PFC यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। हम लोअर लेवल पे जो यहाँ पे ऐसे मेंटेन करके चलेंगे, 409 का करेंगे। टारगेट की बात करेंगे तो जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है ऊपरी लेवल पे ट्रेडिंग के लिहाज से सबसे पहला टारगेट 420 का होगा, 430 का होगा, और 430 जैसे ही ब्रेक होता है आपको ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक में तकरीबन 444 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो पहला जो स्टॉक है PFC है, जहां पे अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। दूसरा स्टॉक एक्सचेंज की ओर से, रिसेंटली हमें एक्सचेंज में काफी अच्छी मोमेंटम देखने को मिली है। MCX नाम है, आप देखिए इसका चार्ट बहुत ही बढ़िया लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। फिलहाल 6368 के अराउंड है। लोअर टाइम फ्रेम पे हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट भी दिया हुआ है। आली चार्ट पे 20, 50, 100 MA के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इतना ही नहीं, डेली चार्ट पे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन स्टॉक बना रहा है, 20 MA के ऊपर है। खरीदारी करके चलने की सलाह है प्रेजेंट लेवल से ही। 6370 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और लोअर लेवल पे यहाँ पे जो एसएल हम मेंटेन करके चलेंगे। जो एसएल फिलहाल यहाँ पे आ रहा है वो एसएल थोड़ा सा लंबा है, 6200 का है, लेकिन टारगेट भी उतने ही अच्छे देखने को मिल सकते हैं। 6370 के अराउंड है। 6200 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करते हैं तो जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है 6500 का पहला लेवल है जो टारगेट देखने को मिल सकता है, और जिस दिन ये टारगेट ब्रेक होता है आपको वन वे रैली में 6710 तक के भी टारगेट ये स्टॉक दिखा सकता है। तो PFC और MCX दोनों यहाँ से खरीदारी करके चलने की सलाह है। MCX और PFC 6500 के टारगेट्स। एक्सचेंज एंसलरी की चाल में काफ़ी एक्शन देखने को मिल रहा है, और हो भी क्यों ना इस वक्त मार्केट में काफ़ी हद तक इंटरेस्ट जो है मार्केट पार्टिसिपेंट्स का लगातार बढ़ता हुआ। PFC 430 पहला लक्ष्य, दूसरा 444 के लक्ष्य पर फोकस होना चाहिए। लेकिन चलिए, हमारे साथ अब हमारे स्टूडियो में कुणाल बोथरा भी जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत करते हैं और उनसे समझते हैं कि इस वक्त मार्केट को वो कैसे रीड कर रहे हैं। इट्स अ पीस पिंक विच यू आर वेयरिंग कुणाल, और मार्केट में कह सकते हैं इट्स लिटरली इन पिंक ऑफ इट्स हेल्थ। या पिंक ऑफ हेल्थ मार्केट्स, 25,000 प्लस, नो कंप्लेंट्स। आई मीन एवरीथिंग इज पॉजिटिव फॉर द मार्केट्स, स्पेशली जिसने इन्वेस्ट किया होगा तो उनके लिए तो बहुत पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, और इस पॉजिटिविटी में आपकी नजर कहाँ पर है? तो काफ़ी सारे सेक्टर्स अच्छे और लग रहे हैं। सो यू नो ये रैली जो स्टार्ट हुई थी वो बेस हुई थी फाइनेंशियल्स और बैंक्स पे। उसके बाद हम देख रहे हैं कि मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है, काफ़ी इंडिविजुअल सेक्टर्स ओपन अप हो रहे हैं। डिफेंस स्टॉक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद टायर 2 सेक्टर्स या जो अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स है, जैसे कि मेटल्स, ऑटो, रियल एस्टेट, यू नो ये सारे सेक्टर्स जो है यहाँ से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। पावर स्टॉक्स जो PSU पैक में है, ये भी एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस दे सकता है आने वाले कुछ एक दिनों के लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक ये 2 टाइप की रैली चलेगी मार्केट्स में। पहला जो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है बैंकिंग, फाइनेंशियल्स, ये यहाँ से भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। बट एक जो स्लाइट हायर इंटेंसिटी है, जहाँ पे हम कहेंगे
शॉर्ट कवरिंग आएगी या एक अंडर परफॉर्मेंस को कैचअप करने की मूव आएगी, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारे अदर सेक्टर्स में आएगी, जैसे कि ऑटो स्टॉक्स, मेटल स्टॉक्स, रियल एस्टेट नेम्स एक्सेट्रा। सो आई थिंक यहाँ पे ट्रेडर्स को बैलेंस आउट होना पड़ेगा, बिकॉज बहुत बार क्या होगा कि अगर आप लार्ज कैप स्टॉक्स या हैवी वेट स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हो तो जो पेस ऑफ रैली है जो सेकेंड रंग मिड कैप स्टॉक्स में होती है वो बहुत ज़्यादा स्टीप हो जाती है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप ज़्यादा ओवर एक्सपोज या ओवर लेवरेज्ड इन्वेस्टेड रहेंगे ये हाई बीटा स्टॉक्स में, तो बहुत बार होता है कि आप यू विल बी फेसिंग अ लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी एंड म्यूजिक। सो यहाँ पे बैलेंस आउट करना पड़ेगा शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म ट्रेडर्स को। बट आई थिंक मार्केट ब्रेथ ओपन अप हो रहा है, तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है ओवरऑल मार्केट के लिए। इंडिकेशंस पॉजिटिव हैं। आज कल की बड़ी तेजी के बाद हम देख रहे हैं कि ये थोड़ा वोलेटाइल है, लोअर लेवल से हालांकि बार बार रिकवर कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई निराशा का भाव नहीं है बाजार में। निफ्टी हालांकि 120 अंक नीचे फिलहाल है। निफ्टी की बात करें तो 45 अंकों के आसपास की गिरावट है। दो कुणाल हमारे साथ हैं, कुणाल परार और कुणाल बोथरा का कॉम्बो हमारे साथ है। कुणाल परार, नमस्कार। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज देखिए एक और सेगमेंट है जहां पर हम देख रहे हैं कि बाइंग हो रही है, और वो सेगमेंट है ईएमएस का। डिक्सन टेक हो या फिर सिरमा एसजीएस, केन्स टेक, ये जो शेयर है इस सेगमेंट के अच्छे गेंस के साथ कारोबार कर रहे थे। और कल हमारे साथ ना एलआईसी म्यूचुअल फंड के योगेश पाटिल थे, उनसे हमने पूछा था कि आप बताइए जो नए पैक्स हो जहां पर आपको अच्छी ग्रोथ दिख रही हो कौन से होंगे, तो उन्होंने इसी सेगमेंट का नाम लिया था। कोई शेयर आपको सही लग रहा है जहां से इस स्तर से भी तेजी कर सकते हैं कुणाल? वेल ये दोनों स्टॉक की बात करें तो जिस हिसाब से मोमेंटम देखने को मिल रही है, मुझे लग रहा है कि डिक्सन टेक तो है ही है जहां पे एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। केन्स टेक्नोलॉजी एंड दूसरा जो आपने सिग्मा का नाम लिया वहां पे भी अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही है। मेरा व्यू फिलहाल ये तीन स्टॉक को देख के लग रहा है कि यहाँ पे सिग्मा एसजीएस खरीदारी करके चलने की सलाह है। 537 का राउंड है ना। दूसरे जो दो स्टॉक है डिक्सन है और केन्स है, उसमें खरीदारी करके चलने की सलाह तो नहीं रहेगी, लेकिन अगर ऑलरेडी पोजीशन है तो उसको होल्ड करके चलिए। अच्छी खासी रैली आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। नई खरीदारी हम सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी में करेंगे। 537 का राउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लोअर लेवल पे 518 का फिलहाल एक सपोर्ट आ रहा है, तो 518 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात कर लेते हैं अभिषेक जी, तो 553 का पहला टारगेट है जो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और जिस दिन ये 553 ब्रेक करेगा आपको वन वे रैली में 580 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है, यानी कि 8% तक के भी रिटर्न ये स्टॉक देने के लिए रेडी है। तो खरीदारी करके चलने की सलाह है 518 के एसएल के साथ। 518 रुपए का स्टॉप लॉस होगा सिरमा एसजीएस के लिए। आप अपनी स्क्रीन के निचले हिस्से में लगातार देख रहे होंगे कि 9:50 पर एक स्पेशल एक्सक्लूसिव इंटरेक्शन है येस बैंक के एमडी एंड सीईओ के साथ, प्रशांत कुमार के साथ। और उन्होंने जो डील की है, जो स्टेक सेल किया है 20% का, बैंकों के कंसोर्शियम दरअसल सेल किया है एसबीआई जिसका लीडर था, और सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन एसएमबीसी, इन्होंने वो स्टेक लिया है। तो बैंक की रूपरेखा, तस्वीर किस तरह से बदलेगी, फंक्शनैलिटी में किस तरह का चेंज आएगा, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे और आपको भी बताएंगे आगे कि येस बैंक को लेकर आपकी रणनीति आगे होनी क्या चाहिए। लेकिन एक और स्ट्रेटजी आपके लिए लेकर आते हैं ऑप्शंस की चैंपियंस के जरिए। सेंट्रल ब्रोकिंग के नीलेश जैन हमारे साथ हैं। नीलेश भाई बहुत शुक्रिया आपका, गुड मॉर्निंग। बताइए कौन सा स्टॉक आपने पकड़ा है और स्ट्रेटजी क्या होगी? वेरी गुड मॉर्निंग टू अभिषेक जी। देखिए खरीदारी पर फोकस है और पिछले कुछ दिनों से लगातार रेलवे स्पेस पर फोकस बना हुआ है। इनफैक्ट डिफेंस में भी एक्शन है। तो रेलवे स्पेस में हमें ऐसा लग रहा है कि जो मोमेंटम आज के सेशन में फीसिया में देखने को मिला है वो यहाँ से कंटिन्यू होना चाहिए। अक्रॉस ऑल रेलवे स्टॉक्स यहाँ पर एक स्पर्ट दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आईआरसीटीसी इस पर्टिकुलर स्टॉक पर नजर रखने की सलाह होगी। काफी लंबे समय बाद ये स्टॉक एक ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है। 2% से ज्यादा का हुआ इजाफा हुआ है और यहाँ पर एक फॉलोअप मूव एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं 820 से लेके 835 तक का। इसीलिए 800 का कॉल ऑप्शन लेने की सलाह होगी। जो पिछले कुछ समय में एक स्पर्ट जरूर आया है, 19 से 20 के बीच में हमने खरीदारी की सलाह दी है। बट अगर ये
₹21 के आसपास भी मिलता है तो भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। ₹15 का एक स्टॉप लॉस होगा। पहला टारगेट हमने यहाँ पे ₹26 का सुझाया था, तो यहाँ पर एकमात्र टारगेट ₹31 को ध्यान में रख के IRCTC के 800 के कॉल ऑप्शन को लॉन्ग करके चल सकते हैं। इसका लॉट साइज अगर हम देखें, लॉट साइज 875 का है, उस लिहाज से रिस्क अप्रोक्सीमेट पर लॉट 4,500 का होगा एंड अप्रोक्सीमेट रिवॉर्ड पर लॉट 9,000 तक के बनते हुए नजर आ सकते हैं। यहाँ पे IRCTC में तेजी करने की सलाह होगी, कॉल ऑप्शन खरीद के चल सकते हैं 800 का। 800 वाली कॉल खरीदनी है और हम देख रहे हैं कि ये थीम पूरी तरह से एक्टिव है रेलवे वाली। उसमें दिग्गज के साथ ही रणनीति बना रहे हैं। 19 से 20 रुपए के भाव पर आपको 800 वाली कॉल मिल जाएगी। एट द मनी है ये, और लक्ष्य 26 रुपए, दूसरा टारगेट 31 का, स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है इसमें 15 रुपए का, अधिकतम मुनाफा 9,000 रुपए का और अधिकतम नुकसान 4,500 का, आधा। ये प्रति लॉट के कैलकुलेशन से, लेकिन जो भी रिस्क है आप उसका ध्यान रखिएगा और स्टॉप लॉसेस को आप स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा। अदरवाइज होता ही है कि बहुत सारे लोग नुकसान कर बैठते हैं और थोड़े मोड़े नहीं 10 में से 9 लोग पैसे कमाते हैं F&O ट्रेडिंग में। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। बाजार जब पिछली बार तेजी के रथ पर सवार था तो जो 3-4 सेगमेंट बहुत तेज रफ्तार से चल रहे थे वो थे PSU, पावर, रेलवे, डिफेंस। आज थोड़ा सा आपको इंडेक्स सुस्त दिखेगा, लेकिन ये जो खेमा है पूरी तरह से एक्टिव है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है और उन्हीं से ट्रेड भी निकल के आ रहे हैं। कुणाल जी, पावर वाले अगर हम शेयरों की बात करें तो आज आप वायदा की ही लिस्ट देख लीजिए, चाहे वो ट्रांसमिशन वाली कंपनीज हों, चाहे वो रिन्यूएबल वाली हों, फाइनेंसिंग वाली हों, सारे के सारे शेयर चल रहे हैं। PFC, REC, NHPC, टाटा पावर, तमाम शेयरों में अच्छी तेजी है। कोई शेयर जो आपको लगता है कि यहां से भी और गर्मी दिखा सकता है अभी? ऑलरेडी हमने एक PFC की बात कर ली है, लेकिन एक और स्टॉक है जहां पे अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। जिस हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम आ रही है, टाटा पावर पे फोकस करके चलने की सलाह है। देखने जाए तो रिजल्ट भी अच्छे खासे आए हैं टाटा पावर के, मुनाफा बन के आया है एंड लो लेवल पे जिस हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम देखने को मिल रही है, जो यहाँ से पॉजिटिव साइड का है। इवन टेक्निकल लेवल पे भी स्टॉक फिलहाल ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि ब्रेकआउट आ चुका है। खरीदारी करके चले 407 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लो लेवल पे थोड़ा सा छोटा ऐसा बड़ा ऐसा लगा 388, बट हाँ स्टॉक में आने वाले दिनों में अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है, जिसके बेस पे स्टॉक आपको तकरीबन 425 और 425 ब्रेक होता है तो 445 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी है, यानी 9 से 10% के बाद रिटर्न आप एक काउंटर में से एक्सपेक्ट कर सकते हो। और टाटा पावर एक अच्छी खासी डिविडेंड पेइंग कंपनी भी है, तो प्रेजेंट लेवल से खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। टाटा पावर 388 का हम यहाँ पे ऐसे मेंटेन करके चलेंगे। ठीक है, पॉइंट टेकन है। टाटा पावर पे भी आपको रिकमेंडेशन मिल गया। खैर इस बीच सबसे नोटिसेबल शेयर आजकल चर्चाओं में है वो येस बैंक है। एक तो परसेंटेज गेन इसने दिया और साथ ही एक SMBC के साथ जो डील हुई है ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इन्हीं सभी मुद्दों पर बातचीत की है येस बैंक के MD एंड CEO प्रशांत कुमार से हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा ने। आइए एक बार इस चर्चा को आप भी सुन लीजिए। SMBC के साथ जो डील हुई उसका क्या मायने है, क्या इम्पैक्ट है और मैनेजमेंट आगे की रूपरेखा क्या रख रहा है। काफी दिनों से सवाल हो रहे थे कि यस बैंक में SBI अपना स्टेक कब बेचेगा। क्वार्टर दर क्वार्टर हम भी पूछते थे। फाइनली SMBC 20% हिस्सा खरीदने वाला है यस बैंक में। ये डील अनाउंस तो हो गई है, लेकिन कंप्लीट होगी रेगुलेटरी कंप्लायंस के बाद। इस डील पर पूरी तरीके से बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं MD एंड CEO प्रशांत कुमार। मिस्टर कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत है 18 आवर स्वदेश में। सबसे पहले तो बधाई डील के घोषणा पर। अब हमारे दर्शकों को बताइए कि अब ये पूरी कब होगी। अंकुर, जैसे आप कह रहे हैं ये डील अनाउंस हो चुकी है। अब इसमें मेजर 2 अप्रूवल की जरूरत होती है, एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एक कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। नॉर्मली इट टेक्स 4 to 5 months। तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो डील है, ये जो हमारा सेकंड क्वार्टर है सितंबर, उसके अंदर इसके अप्रूवल्स आ जाएंगे। तो सेकंड क्वार्टर तक ये डील पूरी होगी। एक जो शेयर होल्डर्स का सवाल हम अलग रखते हैं, लेकिन एक डिपॉजिटर्स का सवाल अभी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट है वो नीचे गिर रहा है। अब डिपॉजिटर्स को चाहिए ये कि उनको डिपॉजिट्स का अच्छा प्राइसिंग मिले और लोन सस्ता मिले। ये मैं जानता हूं बैंकिंग सेक्टर में पूरी प्रॉब्लम है, लेकिन
यहां पर ओवरऑल मैं बिजनेस की बात करूं, आपका बड़ा ध्यान रहा है डिपॉजिटर्स को लेके, लेकिन कुछ दिनों से आपने रेट भी कम किए हैं। आगे जाकर यस बैंक से क्या उम्मीद करनी चाहिए? देखिए, हम अपने डिपॉजिटर का जो ध्यान रखना चाहते हैं वो खाली इसलिए नहीं कि हम ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दें जी, हमारी सर्विस की क्वालिटी हमारे डिपॉजिटर को किस तरह मिले। तो मेरा हमेशा ये विश्वास रहा है कि किसी भी बैंक के लिए अगर हमें अपने डिपॉजिटर्स का ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस जीतना है तो वो खाली रेट ऑफ इंटरेस्ट से नहीं आता। अगर आपकी सर्विस क्वालिटी अच्छी होती है तो डिपॉजिटर आपके पास जरूर आएंगे। पिछले 5 साल में ऐसा नहीं है कि हमारे खाली हमने ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट रखे। जैसे अगर आप देखें तो पिछले 18 महीने में हमारी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट सेम रही है, जबकि सारे बैंकों की कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट बढ़ी है। पर हमारा पूरा फोकस रहा है अपनी सर्विस क्वालिटी पे। तो आगे आने वाले समय में भी हमें चाहेंगे कि यस बैंक एक अपना ऐसा स्थान बनाए जहां पर हमारे डिपॉजिटर्स को लगे कि इससे बढ़िया बैंक कस्टमर सर्विस के लिए नहीं हो सकता। लेकिन एक अच्छी खबर आपने खासकर शेयर धारकों को जरूर दी है। वहां पर ये डील चूंकि अब अनाउंस हो गया है, स्टॉक्स में भी तेजी हुई है, लेकिन एक सवाल यहां पर जो सबके मन में आ रहा है कि यस बैंक में क्या चेंज होने वाला है। जो पैसा मिलेगा वो तो शेयर होल्डर्स को मिल रहा है, एसबीआई को पैसा मिल गया, एचडीएफसी बैंक को पैसा मिल गया, यस बैंक को क्या मिला? देखिए, यस बैंक को जो मिला उसके अंदर आप देखें कि एसएमबीसी जापान का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है जी। वर्ल्ड के अंदर भी इनका 15वां नंबर आता है। इनकी 56 कंट्रीज में प्रेजेंस है। इनके 2 नॉमिनी डायरेक्टर हमारे बोर्ड पर होंगे। तो इनकी जो ग्लोबल एक्सपर्टीज है और ये गवर्नेंस के लिए दे आर नोन एज वन ऑफ द बेस्ट। तो इनके 2 नॉमिनी डायरेक्टर हमें काफी मदद करेंगे हमारी स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन में और बैंक को आगे कैसे ले जाना है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि जो एक हमेशा क्वेश्चन था कि जब एसबीआई और दूसरे बैंकों की स्टेक तो उसे कौन लेगा जी, क्योंकि अगर वो कोई प्राइवेट इक्विटी आता है या कोई ऐसा आता है जिसके शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव होते हैं तो इसका मतलब लॉन्ग टर्म के लिए बैंक पे हमेशा क्वेश्चन मार्क है। इस 20% डील के साथ ये बहुत क्लियर हो गया है कि एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर बैंक में आया है जो एक बहुत लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से बैंक को देखेगा, बैंक के बिल्डअप में अपनी पूरी मदद करेगा और बैंक को जब भी कैपिटल की जरूरत होगी वो हमारे साथ खड़ा है। यहां पर 20% की डील जरूर अनाउंस हुई है, लेकिन क्या आपकी जो बातचीत हुई थी एसएमबीसी में वहां पे चेष्टा जाहिर हुई थी कि 26% से ऊपर भी जाया जाए? क्योंकि एक बार तो हम लोग 51% की भी बातें कर रहे थे। देखिए, न्यूज़पेपर में मैं भी न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, बहुत सारी बातें होती हैं, पर ये सब स्ट्रेटेजिक कॉल जो है वो एसएमबीसी को लेनी पड़ेगी। पर आज की डेट में 20% इन्वेस्टमेंट से वो हमारे सबसे बड़े शेयर होल्डर बन जाते हैं, जो कि एक बहुत ही सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है बैंक के लिए। और आगे जाके क्या दरवाजा खुला है? अगर चाहें तो वो बढ़ोतरी हो सकती है? देखिए, ये एक ऐसी चीज है जिसका मैं आज जवाब नहीं दे सकता। ये उनकी इंटेंशन, क्या उनकी स्ट्रेटेजी है एंड हाउ दिस वुड बी सीन बाय रेगुलेटर। तो ये एक चीज जो है ये आगे फ्यूचर में किस तरह रोल आउट होगी वो देखना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल मैं आपसे समझना चाहूंगा कि बड़ी बातें हो रही हैं, बैंक की री रेटिंग होने वाली है, इसको जरा आप समझाइए कि ये जो डील हो गई है इसके बाद बैंक को कैसे हेल्प मिलेगी, और बैंक को हेल्प मिलेगी तभी तो आरओए सुधरेगा। आपने ऑलरेडी 1% के एग्जिट का गाइडेंस दिया हुआ है इस साल का, क्या अब उससे बेहतर परफॉर्मेंस होगा? नहीं, देखिए, जब तक ये डील होगी तब तक दूसरा क्वार्टर खत्म होने पे होगा। हर चीज को थोड़ा सा समय लगता है, पर डेफिनेटली अगले आने वाले समय में जो हम उम्मीद कर रहे थे कि 5 साल में हम 1.5% आरओए को पहुंचेंगे, उसमें डेफिनेटली जो स्पीड है वो एक्सेलरेट होगी। ओके, और जहां तक हमारी री रेटिंग की बात है, री रेटिंग के बाद बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बैंक के लिए आ जाती हैं। क्या अंतर्राष्ट्रीय शाखाओं में कुछ बढ़ोतरी होने वाली है? ये बहुत अर्ली है। ओके, पहले हम अपनी पोजीशन भारत का जो बैंकिंग स्पेस है, जो कि बहुत ही स्ट्रांग बैंकिंग स्पेस है, उसके अंदर हम अपनी पोजीशन बढ़ाना चाहेंगे और इसके बाद ये एक फ्यूचरिस्टिक थिंग है कि हम उसको कैसे देखें। चलिए, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं, जो सारे शेयर धारक वेट करते हैं पूरे साल, वो है डिविडेंड का। अब उनको बड़ा उम्मीद लग रही है कि इस बैंक से तो कुछ अब मिलने वाला है, अब तो डील भी हो गई है, क्या वो उम्मीद लगानी चाहिए?
देखिए, उम्मीद रखने में तो कभी कोई खराबी नहीं होती, पर जरूर बैंक अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है कि जो शेयर होल्डर्स ने हमारा इस जर्नी में पूरा साथ दिया है, जो बैंक के साथ हमेशा जुड़े रहे हैं, तो बैंक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन शेयर होल्डर्स को उसका रिटर्न मिलना चाहिए। हम इसी दिशा में पूरी तरह काम कर रहे हैं, पर आपका जो स्पेसिफिक क्वेश्चन डिविडेंड का है, उसका मैं ये जवाब नहीं दे सकता। पर एक जरूर मैं अपने शेयर होल्डर्स को बताना चाहूंगा कि पूरा बैंक अपनी तरफ से पूरी तरह से ये काम कर रहा है, और ये डील भी उसका एक हिस्सा है जिसके अंदर हम अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दें और हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको सबको इसका लाभ मिले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई ये बड़ी डील को पूरा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर। थैंक यू। ये पूरी चर्चा को आपने सुन लिया, जो कि हमारे सहयोगी अंकुर के साथ हो रही थी। एमडी एंड सीईओ थे अब प्रशांत कुमार येस बैंक के, वो आपको सारी डिटेल बता रहे थे। शेयर्स का एक टेक्निकल चेक भी ले ले, और क्योंकि 24 का एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। एक बार कुणाल 24 का रेजिस्टेंस पार हो जाएगा येस बैंक का, जरा ये भी चेक कर लो और फिर बता दो आगे की जर्नी कैसे हो सकती है। वेल डीपी जी, यस 24 के अराउंड एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जिस दिन ये काउंटर 24 का रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा, अच्छी खासी रैली आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। एंड 24 ब्रेक होने के बाद जो पहला टारगेट आपको देखने को मिलेगा वो 35 है। एंड 35 के बाद वन वे रैली में डिम्पी जी ये स्टॉक आपको और भी ऊपर के लेवल में 47-48 तक के लेवल दिखाने के लिए रेडी है। वीकली चार्ट में भी ये ब्रेकआउट के बहुत सारे मायने हैं, क्योंकि अगर ये लेवल ब्रेक होते हैं तो काफी अच्छी रैली ये स्टॉक आने वाले दिनों में दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। सो फिलहाल नई खरीदारी करके चलने की सलाह तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर पोजीशन है तो होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी।